चलिए स्टार्ट करें। जी सर। चलिए तो टेस्ट नंबर 5 है ये। सेकंड पेपर पूरा है, इसमें पूरा एक पार्ट है, सॉरी सेकंड पेपर का पूरा पार्ट ए है इसमें, और टेस्ट नंबर 5 है। और इसका जो पहला क्वेश्चन है 3 मार्कर का, में संविधान पर हस्ताक्षर करते समय संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे। दो चीजें से पूछी हैं, एक तो संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे जब संविधान पर हस्ताक्षर हुए, और दूसरा संविधान सभा में निर्वाचित एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य का नाम बताना है। तो दो बातें इसमें लिखना है, एक तो कितने सदस्य थे जब संविधान पर हस्ताक्षर हुए, यानी संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली सदस्य संख्या थी 284 ना। पहली जो आखिरी मीटिंग हुई थी संविधान सभा की 24 जनवरी 1950 को, तो उस समय संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। और संविधान सभा में एकमात्र जो महिला मुस्लिम सदस्य चुनी गई थी वो बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल। टोटल 15 महिलाएं थी। 15 महिलाओं में एक मुस्लिम महिला थी जिनका नाम था बेगम एजाज रसूल। एनसीबी अभी काफी चर्चा में रहा, इसलिए क्वेश्चन दिया है, एनसीबी को समझाइए। एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। एनसीबी का फुल फॉर्म है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, पीडीएफ नहीं मिल पा रही है, पीडीएफ नहीं मिल पाई है। जिन्होंने टेस्ट दिया था उनको पीडीएफ मिली होगी, अगर किसी को नहीं मिली हो तो वो कांटेक्ट मनीष सर से कर लें, है ना। जिन स्टूडेंट ने टेस्ट दिया है और कॉपी उन्होंने सेंड की है टेस्ट दे करके, उन सभी को इसकी पीडीएफ भेज दी गई है। जिन्होंने नहीं दिया है या जिन्होंने कॉपी नहीं सेंड की है लिख करके, उनको पीडीएफ नहीं भेजी गई है। अभी इसमें डिस्प्ले हो रहा है ये पेपर, इसका मॉडल आंसर, तो उससे आप देख लें, सुन लें, बाद में आप कांटेक्ट कर लें सर से तो दे देंगे, भेज देंगे ना। एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। देखिए कोई भी शॉर्ट फॉर्म आता है तो उसका हमें सबसे पहले फुल फॉर्म लिखना होता है, ये ध्यान रखना है सभी को। पहले भी कई बार मैंने ये चीज बताई है ना। तो फुल फॉर्म आपने बता दिया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। फिर उसकी स्थापना कब हुई, स्थापना 1986। अगर आपको डेट याद है 17 मार्च तो अच्छी बात है, नहीं डेट याद है तो आप 1986 लिख देंगे। किस अधिनियम के तहत स्थापना हुई, अगर अधिनियम उसके लिए है तो अधिनियम का नाम आपको लिखना है। नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट है 1985 का, तो इस एक्ट के तहत 1986 में इसकी स्थापना की गई। और नई दिल्ली इसका मुख्यालय गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही काम करता है। और ड्रग्स मामलों की तस्करी को कंट्रोल करने का इसके द्वारा काम किया जाता है, मेन काम यही है। ड्रग्स पदार्थ जो हैं, मादक पदार्थ हैं, ड्रग्स जिनको बोला जाता है, इनकी तस्करी की रोकथाम के लिए ये प्रयास करता है। और अभी वर्तमान में रिया चक्रवर्ती केस ड्रग्स मामले की जांच कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है जो करंट से जुड़ा हुआ है, तो उसमें उसकी बेसिक जानकारी लिखना है और वर्तमान घटनाक्रम उसमें लिखना पड़ेगा। आपको वर्तमान घटनाक्रम अनिवार्य रूप से आपको लिखना होगा। आपको बताना होगा कि इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एनसीबी जो है चर्चा में भी क्यों है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स जो कनेक्शन है उसको लेकर के जांच कर रही। अगर आपको नाम नहीं लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, हॉलीवुड जो हॉलीवुड है उसमें जो ड्रग्स का मामला है उसकी जांच कर सकती, किसी अगर नाम नहीं लिखें तो भी चल जाएगा, है ना। प्रोटेम स्पीकर को स्पष्ट कीजिए। देखिए प्रोटेम स्पीकर का संविधान में उल्लेख नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। हमारे संविधान में प्रोटेम स्पीकर कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। जब लोकसभा की पहली बैठक होती है तो उस बैठक में किसी लोकसभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। और वरिष्ठ किस मामले में होना चाहिए, सदस्यता के मामले में वरिष्ठ होना चाहिए, एज के मामले में नहीं होना चाहिए। तो ज्यादा बार
लोकसभा सदस्य बना है, सदस्य ज्यादा समय रहा है, उसको जो है प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है और ये राष्ट्रपति चुनता है, राष्ट्रपति उसको शपथ दिलाते हैं और ये जो है इसका जो मेन काम होता है वो पहली बैठक की कार्रवाई को संचालित करना और स्थायी अध्यक्ष को चुनने में मदद करना, है ना। स्थायी अध्यक्ष जब तक नहीं चुन जाता तब तक जो है ये अध्यक्ष की भूमिका निभाता है और अध्यक्ष के चुनाव में जो है ये मदद करता है। 17वीं लोकसभा में चूंकि मध्य प्रदेश के ही व्यक्ति जो है सांसद इसमें प्रोटेम स्पीकर रहे, इसलिए ध्यान रखना है। वीरेंद्र कुमार खट्टिक ये टीकमगढ़ से सांसद हैं, बीजेपी सांसद, तो इनको जो है प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ की व्याख्या कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ का नाम आपने कई बार सुना होगा। संविधान से जुड़े हुए जो मामले होते हैं उन मामलों की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय की जो पीठ करती है उसको संविधान पीठ कहा जाता है। ये संविधान पीठ सुप्रीम कोर्ट में होती है, हाई कोर्ट में नहीं होती, ये ध्यान रखने की बात है। और इसके बारे में हल्का सा जिक्र आर्टिकल 145 का जो तीसरा पॉइंट है उसमें दिया गया है। और संविधान पीठ का जो गठन है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है। इसमें कम से कम 5 सदस्यों का होना जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा कितने हो इसके लिए कोई टाइम उसके लिए लिमिट तय नहीं की गई है, लेकिन कम से कम 5 सदस्य होना चाहिए। उसमें एक सदस्य सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी हो, है ना। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सहित कम से कम 5 सदस्य इसमें होना जरूरी है संविधान पीठ में, है ना। और ये काम क्या करती है पीठ? संवैधानिक मामलों की जो है ये सुनवाई करती है और उस पर निर्णय देती है। और अभी बहुत सारे मामले इसने सुने हैं, निष्ठा का अधिकार है, ट्रिपल तलाक है और राम जन्मभूमि विवाद वाला मामला है उस पर। इसके पहले हम देखें तो केशवानंद भारती केस है, मिनर्वा मिल्स केस है ना, ये संविधान पीठ द्वारा ही सुने गए। साधारण विधेयक को पारित करने के आधार पर संसद और राज्य विधानमंडल के मध्य अंतर बताना है। साधारण विधेयक को पास कराने के संबंध में संसद राज्य विधानमंडल में क्या फर्क है? देखिए, पहला फर्क समय को लेकर के है। संसद में दोनों सदनों में कोई विधेयक रखा जाता है तो एक सदन कम से कम उसको अपने पास 6 महीने तक रख सकता है। राज्य स्तर पर ये अवधि 3 महीने है। केंद्र में 6 महीने तक का प्रावधान है अपने पास रखने का एक सदन द्वारा, और राज्य स्तर पर 3 महीने तक का है। साधारण विधेयक को लेकर अगर संसद में कोई विवाद हो जाता है दोनों सदनों में तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, लेकिन राज्य में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं किया गया है। इसमें अगर विवाद होता है तो विधानसभा की इच्छा ही मान्य होती है, यानी विधानसभा के अकॉर्डिंग जो है वो पास हो जाता है, उसमें विवाद नहीं होता है, इसलिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता राज्य में। तीसरा यह है कि संसद में दूसरी बार विधेयक को नहीं, वही विधेयक दूसरी बार नहीं रखा जाएगा। एक सदन दूसरी बार उस विधेयक को दूसरे सदन के पास नहीं भेजता है, एक बार भेजेगा। अगर दूसरे सदन ने उसको जो है पास नहीं किया है या निर्धारित अवधि में नहीं वापस किया है या उस पर उसको अस्वीकार कर दिया है तो संयुक्त अधिवेशन होगा। दूसरी बार उसको भेजने का यहाँ पर प्रावधान नहीं है। राज्य स्तर पर है, जैसे राज्यसभा में क्या है, राज्य स्तर पर राज्य विधानमंडल में क्या है कि विधानसभा द्वारा पहली बार विधान परिषद को कोई विधेयक भेजा जाता है साधारण विधेयक तो 3 महीने तक अपने पास रख सकती है। 3 महीने बाद अगर उसने पास नहीं किया तो विधानसभा उसको दूसरी बार पास करके उसके पास परिषद के पास भेजती है, तो दूसरी बार में परिषद 1 महीने तक अपने पास रख सकती है। अगर 1 महीने बाद भी उसने पास करके वापस नहीं किया तो विधान परिषद के पास ना करने के बावजूद वह विधेयक उसी रूप में पारित मान लिया जाएगा जिस रूप में विधानसभा ने पास किया था। ये बेसिक डिफरेंस है ना। और इसीलिए मैंने क्वेश्चन भी शायद पहले कराया था कि विधान परिषद को एक विलंबकारी चैम्बर कहा जाता है क्योंकि वो विलंब कर सकता है, बस 4 महीने का विलंब किसी साधारण विधेयक को लेकर कर सकता है और धन विधेयक के मामले में 14 दिन का विलंब कर सकता है। बाकी विधान परिषद को ज्यादा कोई अधिकार नहीं है। ये यहाँ से वो क्वेश्चन वो आंसर कवर होता है कि विधान परिषद केवल एक विलंबकारी चैम्बर है, ऐसा ये हम पढ़ चुके हैं पीछे। इसके बाद विधि का समान संरक्षण क्या है? भारतीय संविधान में इसका उल्लेख
कहाँ किया गया है तथा इसकी अवधारणा कहाँ से ली गई है। विधि का समान संरक्षण का मतलब होता है समान परिस्थितियों में सभी को विधि का समान संरक्षण प्रदान करना, यानी एक जैसी सुरक्षा प्रदान करना, सभी को एक जैसी सुरक्षा प्रदान करना। लेकिन समान परिस्थितियों में अगर आपकी परिस्थितियां दूसरी की जैसी हैं, जिसको वो सुरक्षा मिली है तो आपको भी वो सुरक्षा मिलेगी। अगर आपकी वैसी परिस्थितियां नहीं है और आप कहेंगे भाई मुझे भी वाई प्लस सुरक्षा या वाई सुरक्षा मिलना चाहिए, करना कंगना रनौत को जैसे मिली है ना, और उनको वो बिहार के जो नेता ये है, इसका मतलब होता है। यहाँ पर उदाहरण भी आप लिख सकते हैं और इसका उल्लेख अनुच्छेद 14 में किया गया है। विधि के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण, दो बातें इसमें कही गई। आर्टिकल 14 में सभी को विधि के समक्ष समानता तथा विधि का समान संरक्षण दिया जाएगा, ये लिखा है। और ये धारणा यूएसए से ली गई। विधि के समक्ष समानता की धारणा ब्रिटेन की है और विधि के समक्ष समानता की धारणा ब्रिटेन की है। विधि का समान संरक्षण ये धारणा जो है यूएसए की है। तो तीन चीजें इसमें पूछी गई हैं। विधि का समान संरक्षण क्या है, ये कहाँ उल्लेख इसका किया गया है और कहाँ से ली गई है। तीन चीजें आपको 3 नंबर में बताना है, 3 पॉइंट में। इसके बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है ना। बंधुत्व एक्चुअली बंधुत्व का जो उल्लेख है 2 संदर्भ में किया गया है। आप प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि व्यक्ति की गरिमा तथा देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। तो 2 चीजें इसमें हैं। व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखने, यानी व्यक्ति का सम्मान, गरिमा यानी सम्मान, व्यक्ति गरिमा सम्मान को बनाए रखने के लिए। दूसरा, देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए बंधुता बढ़ाने की बात कही गई। बंधुता का मतलब होता है भाईचारा, एक दूसरे के बीच जो है समरसता, है ना, अच्छे संबंध। तो ये 2 चीजें ऐसे होंगी कि व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति का सम्मान भी रहेगा, अच्छे अगर संबंध रहेंगे, भाईचारे की भावना रहेगी और देश में एकता अखंडता भी रहेगी, सब एकजुट होकर के काम करेंगे। तो 2 संदर्भ में यहाँ पर बंधुत्व की बात कही गई है, आपको ध्यान रखना है। ये बहुत बारीक चीजें हैं, बच्चे क्या है कि मिस कर देते हैं, स्लिप कर देते हैं, तो ध्यान रखना है। व्यक्ति की गरिमा तथा देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए इस संदर्भ में इसका उल्लेख किया गया है। तो दोनों चीज आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, है ना। और इसकी अवधारणा हमने फ्रांसीसी क्रांति का जो नारा था स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व, वहां से बंधुत्व वर्ड उठाया। इसके बाद मध्य राज्य विधानमंडल के कुल कितने अंग हैं, इनके नाम लिखिए। देखो इसमें सीधा सीधा हम लिख सकते हैं कि मध्य राज्य विधानमंडल 2 अंग हैं, राज्यपाल और विधानसभा। लेकिन हमें इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिखना है। आपको ओवरऑल बताना है कि राज्य विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, जैसे संसद के होते हैं, और उसका आर्टिकल जैसे इसमें लिखा है। 3 अंग कौन कौन से हैं, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। विधानसभा, विधान परिषद, विधानसभा किस तरह का सदन है, प्रथम सदन, निम्न सदन, विधान परिषद उच्च सदन और द्वितीय सदन है, ये लिखना है। चूंकि मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, इसलिए मध्य प्रदेश में 2 ही अंग हैं, राज्यपाल और विधानसभा। मध्य प्रदेश जो विधानमंडल है उसके सदन कितने हैं, तो 1, और अंग कितने हैं, तो 2, राज्यपाल, विधानसभा। सदन कितने हैं, तो 1 केवल, विधानसभा, ये ध्यान रखें। नवीन सूची संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के वाद का विवरण देना है। नवीन सूची संबंधी जो सर्वोच्च न्यायालय का वाद है वो है IR कोहेल्लो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007, पूरा नाम लिखना पड़ेगा, IR कोहेल्लो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007। अब ये तो वाद हो गया। अब इस वाद के संबंध में क्या खास बात है, इस वाद में क्या हुआ था, वो आपको लिखना पड़ेगा, है ना। इस वाद के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय सुनाया था कि नवी अनुसूची में 1973 तक जो मामले शामिल किए गए हैं, 13 मामले हैं, वो
वो न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर होंगे। बाकी जो मामले हैं यानी 1973 के बाद जो मामले इसमें डाले गए हैं वो न्यायालय की समीक्षा के अंतर्गत आएंगे, यानी उनकी न्यायालय समीक्षा कर सकता है ना। 282 करीब इसमें सब्जेक्ट हैं, तो उसमें 13 सब्जेक्ट हट जाएंगे। बाकी जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं जो 1973 के बाद जोड़े गए हैं उनको जो है न्यायालय उनकी न्यायालय समीक्षा कर सकता है, उन पर सुनवाई कर सकता है। 1973 का इसमें क्यों हवाला दिया गया, 1973 को आधार क्यों माना गया? क्योंकि 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरलाज वाद आया था। 1973 में एक बहुत बड़ा केस का निर्णय हुआ था, केशवानंद भारती बनाम केरलाज वाद 1973। उसमें मूल ढांचे की बात कही गई थी, इसलिए ये 73 का उल्लेख किया गया है 1973। उसमें कहा गया था कि संसद संविधान के मूल ढांचे में प्रवर्तन नहीं कर सकती। मूल ढांचे की बात सबसे पहले उसी केस में कही गई थी, इसलिए इसमें 1973 का सन बताया गया है। ये है इसका खास कारण। मध्य राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, दो बातें ऐसे पूछी गई हैं। तो गठन कब हुआ, 1 फरवरी 1994। इसमें आप अनुच्छेद भी लिख सकते हैं। आर्टिकल 243 के है इसमें अनुच्छेद जिसके तहत गठन होता है। आर्टिकल 243 जेड ए भी है, लेकिन आर्टिकल 243 जेड ए जो है के से संबंधित है। अगर आपको पूछा है, इस बार क्वेश्चन भी आया है कि नगरीय निकायों के संबंध में या पंचायतों के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो उसमें आर्टिकल 243 के आता है। 243 जेड ए वहां नगरीय निकाय के संदर्भ में लिखा है, तो उसमें भी ये लिखा है कि जो राज्य निर्वाचन आयोग होगा ये उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा जो आर्टिकल 243 के में दी गई। ये बात जेड स्पीकर द्वारा चुना जाता है ना। तो ये है, और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री गिरीश बापट हैं, गिरीश बापट इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो ये हो गया। इसके बाद आगे जिला पंचायत का संगठन आपको बताना, जिला पंचायत में कौन कौन होते हैं। चुने जाते हैं यानी इनडायरेक्ट चुने जाते हैं। वहां पर 10 to 35 लिख सकते हैं, ठीक है। तो निर्वाचित हो गया जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। सदस्यों इसके अलावा पदेन सदस्य भी होते हैं। पदेन सदस्य में तो सांसद, विधायक और कलेक्टर, सांसद, विधायक, जिले का कलेक्टर जो है इसके पदेन सदस्य होते हैं। एक संयोजित सदस्य भी होता है, हालांकि वो उसका प्रावधान हटा दिया गया है, पहले होता था, लेकिन हम लिख सकते हैं केंद्रीय जो जिले स्तर पर जो सहकारी बैंक होता है उसको केंद्रीय जिला सहकारी बैंक कहा जाता है। तो उसका अध्यक्ष इसका सदस्य होता है। संयोजित सदस्य में तो उसकी हेल्प के लिए इसको इसकी सहायता ली जाती है कुछ सहकारी संस्थाओं से कोऑर्डिनेट करने के लिए। इसके बाद है मध्य राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत तथा कब किया गया, इसका वर्तमान संगठन लिखिए। किस अधिनियम के तहत कब किया गया है ना, और वर्तमान संगठन, तीन चीजें इसमें लिखना है। तो किस अधिनियम के तहत, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। अब इसमें धारा नहीं पूछी गई, लेकिन धारा भी हम लिख सकते हैं। इसकी धारा है 21। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत इसकी स्थापना की गई और समय है 13 सितंबर 1995। समय इसका 13 सितंबर 1995। वर्तमान संगठन आपको लिखना, 3 सदस्यों के नाम लिखना, नरेश कुमार जैन, मनोहर ममतानी और सरबजीत सिंह इसके वर्तमान में अध्यक्ष सदस्य। अब है आगे आर्टिकल, संविधान के जो आर्टिकल 46 है और इससे संबंधित सरकार के प्रयासों के बारे में बताना, 46 के बारे में बताना है और इसके संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। तो 46 SC ST से रिलेटेड है।
SC/ST के शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करना। सरकार को राज्य जो है अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अर्थ यानी आर्थिक हितों के लिए और शैक्षणिक हितों के लिए हितों को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है प्रयास करेगी किसके SC/ST के संबंध में। तो इसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, उसका बहुत सारे हैं। वैसे तो मैंने इसमें एक एक्ट लिखा है और एक दो कार्यक्रम लिखे हैं। एक्ट में सभी जानते हैं SC/ST एक्ट 1989 है और स्पेशल इनके लिए जो है TSP है, ITDP है ना, ये प्लान अलग से चल रहे हैं, है ना। और इनके लिए जो है छात्रवृत्ति दी जाती है, छात्रावास निःशुल्क छात्रावास है और इसके लिए जो है PTC जो संस्थाएं चल रही हैं। तो ये क्या है, इनका उल्लेख हम PTC यानी परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण के इनके लिए चल रहे हैं, छात्रावास, स्कॉलरशिप दी जा रही, ये भी इसमें हम डाल सकते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति के पॉकेट वीटो तथा उसके आधार को समझाना। पॉकेट वीटो क्या होता है, 3 वीटो होते हैं। एक होता है आत्यांतिक वीटो यानी पूर्ण वीटो, दूसरा होता है निलंबनकारी वीटो और तीसरा होता है पॉकेट वीटो। तो पॉकेट वीटो में क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास जो विधेयक जाता है तो राष्ट्रपति ना तो उस पर हस्ताक्षर करते हैं, ना ही उसे पुनर्विचार के लिए भेजते हैं और ना ही उसको मना करते हैं। राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन होते हैं एक्चुअली किसी विधेयक के संबंध में, या तो उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं या उसको पुनर्विचार के लिए भेज देते हैं या उसको मना कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर तीनों ऑप्शन वो नहीं अपनाते हैं, बल्कि चौथा ऑप्शन अपनाते हैं, वो है उस विधेयक को हमेशा हमेशा के लिए अपने पॉकेट में रख लेना। इसलिए इसको पॉकेट वीटो कहा जाता है। ना तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं, ना ही पुनर्विचार के लिए भेजते हैं और ना ही उसको मना करते हैं, बल्कि उस विधेयक को हमेशा हमेशा के लिए अपने पॉकेट में या जेब में रख लेते हैं। तो इसको कहते हैं पॉकेट वीटो। इसका आधार क्या है, इसका एक बड़ा आधार है संविधान में ही छिपा हुआ है, संवैधानिक आधार है, संविधान की विसंगति है। यानी राष्ट्रपति के पास जो विधेयक भेजा गया है उस विधेयक को राष्ट्रपति कितने समय में वापस करेंगे, ये टाइम पीरियड राष्ट्रपति के लिए डिसाइड नहीं किया गया है। तो उसका फायदा उठा करके उसे अपने पास रख लेते हैं। बाकी जनता का हित भी इससे जुड़ा रहता है, जनता के हितों को ध्यान में रख करके इसका उपयोग किया जाता है ना। इसका संविधान संशोधन विधेयक के मामले में इसका प्रयोग नहीं हो सकता, इसका अपवाद है। और पहली बार इसका प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह ने किया था संविधान डाक संशोधन विधेयक को लेकर के। इसका प्रयोग पहली बार 1986 में किया गया। तो ये 3 मार्कर्स पूरे हो जाते हैं हमारे। इसके बाद 6 मार्कर्स, इसमें पहला क्वेश्चन, भारत में संघीय शासन प्रणाली की स्वीकारता के कारण स्पष्ट कीजिए। हमने संघीय शासन प्रणाली को क्यों अपनाया। हमारे पास 2 विकल्प थे जब हमारा देश आजाद हुआ, तो उस समय जो है 2 विकल्प, एक तो संघीय शासन प्रणाली थी, एक राष्ट्रपति शासन प्रणाली अध्यक्षात्मक जो अमेरिका में चल रही है। तो हमने इसी को क्यों अपनाया, उसके रीजन आपको बताना है, इसके अपनाने के कारण बताना है पॉइंट में। पहले तो संघीय शासन प्रणाली क्या है वो आपको लिखना पड़ेगी। संघीय शासन प्रणाली क्या है, संघीय शासन प्रणाली ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका तथा विधायिका परस्पर संबंधित होती है और कार्यपालिका विधायिका परस्पर संबंधित होती है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ये 2 खास तत्व हैं। अगर आपको संघीय शासन प्रणाली के मूलभूत तत्व पूछे जाएं तो 3 पॉइंट उसमें आते हैं। कार्यपालिका विधायिका परस्पर संबंधित होती है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और दोहरी कार्यपालिका होती है, एक संवैधानिक और एक नाम मात्र की। संवैधानिक कार्यपालिका राष्ट्रपति, नाम मात्र की प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये 3 तत्व इसमें लिखना है अगर 3 नंबर में कभी क्वेश्चन आ जाए तो। अब हमें ये बात करना है कि क्यों इसको हमने स्वीकार किया, स्वीकारता के कारण क्या है। तो पहला मेन कारण है कि इससे हमारा जुड़ाव था, इस व्यवस्था से हमारी निकटता थी, हमारा जुड़ाव था, क्योंकि ब्रिटिश काल में यही व्यवस्था हमारे यहाँ चल रही थी। तो हम इस व्यवस्था से भली भांति परिचित थे और ये व्यवस्था यहाँ पर कारगर भी रही, इसलिए हमने इसी को अपना लिया, दूसरे पर विचार नहीं किया। दूसरा कारण यह है कि ये जो व्यवस्था है ये उत्तरदायित्वपूर्ण है।
इसमें जो कार्यपालिका वो विधायिका के प्रति कहीं ना कहीं उत्तरदायी, तो उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी पूर्ण जो व्यवस्था है, इसलिए इसको हमने अपनाया है। इसके अलावा कार्यपालिका विधायिका के बीच सामंजस्य की भावना इसमें ज्यादा पाई जाती है। जैसे अध्यक्षात्मक प्रणाली में विधायिका कार्यपालिका अलग अलग होती है, उसमें टकराव भी कभी हो सकता है, लेकिन इसमें भी टकराव होता है, लेकिन टकराव की गुंजाइश कम रहती है, क्योंकि दोनों दोनों के मध्य सामंजस्य का भाव इसमें पाया जाता है ना। इसके अलावा कार्यपालिका की निरंकुशता को रोकना सरकार है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति, इनकी निरंकुशता को रोकने के लिए जो है इसकी जरूरत है, क्योंकि विधायिका जो इस पर कंट्रोल करने में सक्षम होती है ना। इसके अलावा देखिए अध्यक्षात्मक व्यवस्था जो होती है उसमें क्या है कि राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होता है, राष्ट्रपति को ही सारे अधिकार होते हैं। तो हमारे यहाँ क्या है कि इतने लोग जागरूक नहीं, जागरूकता की कमी एक एक कारण इसका है। इतने लोग जागरूक नहीं कि एक व्यक्ति को सही ढंग से चुने, है ना। अकेले एक व्यक्ति को, राष्ट्रपति जैसे व्यक्ति को जनता सही ढंग से चुन सके, यहाँ पर इतनी जागरूकता नहीं है इंडिया में। इसीलिए जो है हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया हुआ है, राष्ट्रपति हमारा इनडायरेक्ट चुना जा रहा है। भारत तथा यूएसए के उच्चतम न्यायालय में अंतर बताना है। भारत तथा यूएसए के जो उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय है, उनके बीच अंतर का सबसे बड़ा कारण न्यायिक व्यवस्था है। दोनों जगह अलग अलग न्यायिक व्यवस्थाएं काम कर रही हैं। जैसे हमारे यहाँ एकीकृत न्यायिक व्यवस्था काम कर रही है, और अमेरिका में दोहरी या संघीय न्यायपालिका काम कर रही है। ये बड़ा कारण है, ये आपको मेन इस पर उल्लेख करना है, इसको हाईलाइट करना है। और एकीकृत न्यायपालिका में क्या होता है, सभी न्यायिक इकाइयां जुड़ी हुई हैं। एकीकृत न्यायपालिका और दोहरी न्यायपालिका, संघीय न्यायपालिका, दो प्रकार की न्यायिक व्यवस्थाएं होती हैं। भारत में एकीकृत न्यायपालिका जिसमें एक जो न्यायिक इकाइयां हैं एक दूसरे से जुड़ी हैं, यानी अधीनस्थ न्यायालय, फिर जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, फिर सर्वोच्च न्यायालय, ये जुड़ा हुआ है। और कोई भी मामला निचले स्तर से चल करके सर्वोच्च न्यायालय तक जाता है, सर्वोच्च न्यायालय इसके सर्वोच्च स्तर पर है। लेकिन दोहरी न्यायपालिका में ये इकाइयां अलग अलग है। संघ की न्यायपालिका अलग है, राज्य की न्यायपालिका अलग है। राज्य का मामला राज्य की न्यायपालिका सुलझाएगी, संघ का मामला संघ की न्यायपालिका सुलझाएगी। ये जो है राज्य का मामला संघ में नहीं जाएगा, संवैधानिक मामला वहां पर जाएगा बस। तो इस तरीके से अगर आप समझ लेते हैं तो आपको अंतर आराम से समझ में आ जाएगा, है ना। अंतर में न्यायिक समीक्षा का को लेकर के अंतर है, न्यायिक समीक्षा का अधिकार दोनों को है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है वो सभी प्रकार के मामलों की न्यायिक समीक्षा कर सकता है, संवैधानिक मामला हो या आपराधिक मामला हो या जनता से जुड़ा हुआ। लेकिन अमेरिका में केवल संवैधानिक मामलों की न्यायिक समीक्षा होती है। इसके अलावा परामर्श देने के संबंध में हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देता है, लेकिन अमेरिका में परामर्श देने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं। अपीली क्षेत्राधिकार, अपील करने के संबंध में यहाँ पर चूंकि सभी इकाइयां जुड़ी हुई हैं, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय जो सुनाया जाएगा उसके खिलाफ अपील हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट द्वारा जो अपील जो निर्णय सुनाया जाएगा उसके खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी। लेकिन अमेरिका में इस तरह के अपीली क्षेत्राधिकार वहां के सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त नहीं है। इसके अलावा न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में यहाँ पर जो नियुक्ति होती है कॉलेजियम व्यवस्था के आधार पर होती है, वहां पर सीनेट उसके लिए रिकमेंड करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, है ना। मौलिक अधिकारों के संरक्षण के संबंध में यह कि यहाँ पर मौलिक अधिकार संरक्षण को लेकर के सीमित अधिकार है। दो प्रकार की विधि व्यवस्था है, हमारे यहाँ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, वहां पर विधि की देय प्रक्रिया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब यहाँ पर ये होता है कि विधि के अनुरूप काम हुआ है कि नहीं हुआ है ये देखता है सुप्रीम कोर्ट, यानी इसमें सुप्रीम कोर्ट का दायरा सीमित हो गया है। तो उसको देखना है कि जो भी पदाधिकारी है वो अपने विधि के दायरे में रह करके उसने काम किया है कि नहीं किया है, और वहां पर देखा जाता है कि जो विधि है वो सही है कि नहीं। विधि की देय प्रक्रिया है ना, विधि सही है कि नहीं, विधि उचित है अनुचित है, इस पर जो है वो भी विचार कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट जो है विधि के दायरे में कोई पदाधिकारी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये भी देखेगा, और विधि की प्रासंगिकता भी, विधि की उपयुक्तता भी देखेगा कि भाई विधि उपयुक्त है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये देखा जाएगा कि जो विधि है उसके अंतर्गत, उसके अधीन रह करके, उसके दायरे में रह करके कोई पदाधिकारी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये देखा जाता है। इसको बोलते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अमेरिका में विधि की देय प्रक्रिया, उसमें ये देखा जाता है कि विधि जो काम कर रही है वो उपयुक्त है कि नहीं उपयुक्त, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं।
इसके बाद अधिकारों में वृद्धि को लेकर के संसद यहाँ पर अधिकारों में वृद्धि कर सकती है सुप्रीम कोर्ट के, वहां पर संविधान ने ही उसकी निश्चित कर दी है। अगर उसमें कुछ करना है तो फिर संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, बहुत जटिल काम है। लेकिन हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों में कोई वृद्धि करना है तो उसके लिए संविधान में संशोधन नहीं करना है, संसद कर सकती है। लेकिन अमेरिका में संविधान द्वारा उसके अधिकार, उसके दायित्व निश्चित कर दिए गए हैं, उसमें अगर फेरबदल करना है तो संविधान में वापस संशोधन करना, जो बहुत मुश्किल होता है अमेरिका में। इसके अलावा निचले न्यायालयों पर नियंत्रण, सर्वोच्च न्यायालय में चूंकि भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था अपनाई गई है, सभी न्यायिक इकाइयां जुड़ी हुई हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को अपने निचले न्यायालयों पर नियंत्रण अधीक्षण करने का अधिकार है। और अमेरिका में चूंकि ऐसा संघीय प्रणाली है और वहां पर अलग व्यवस्था है, इसलिए वहां पर इस तरह का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। हाई कोर्ट करता है निचले स्तर पर, सुप्रीम कोर्ट नहीं करता है। इसके बाद भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में सुधार हेतु उपयोगी सुझाव दिए। लोकतांत्रिक प्रणाली, पहले लोकतंत्र की परिभाषा आपको लिखना है। लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसी शासन व्यवस्था है जिसके अंतर्गत जनता या तो प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन का संचालन करती है। भारत में ब्रिटिश अनुरूप प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें जो विसंगतियां उसमें ये सुधार हम कर सकते हैं, और इसके बारे में पहले भी हमने चर्चा की है। सुधारों में एक बड़ा सुधार मैंने उसमें बताया था कि कोई भी कार्यक्रम, कोई भी नीति बने, उसमें जनता के विचार जरूर शामिल करना चाहिए, जो अभी नहीं हो रहे हैं। अभी जो विवाद चल रहा है, इसमें जो कानून अभी आए हैं, कृषि कानून, इसका यहाँ पर उदाहरण भी हम दे सकते हैं कि जो भी कानून या नीति या कार्यक्रम तैयार किया जाए, वो जिससे जुड़ा हुआ हो, जिस समूह को प्रभावित कर रहा हो, उस समूह के सदस्यों से विचार विमर्श किया जाना चाहिए, है ना। तो ये जो विवाद है, अभी जो विवाद चल रहा है, तो उस तरह का विवाद नहीं हो, तो यहाँ पर हम उल्लेख कर सकते हैं कृषि कानून में जो विवाद चल रहा है, इस तरह के कानून के निर्माण के लिए संबंधित वर्ग से विचार विमर्श किया जाना चाहिए। जब उनका क्रियान्वयन हो, तो क्रियान्वयन के दौरान संबंधित वर्ग से फीडबैक लिया जाना चाहिए और उस फीडबैक के अकॉर्डिंग जो है उसमें सुधार किया जाना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा लोकसभा, विधानसभा स्तर पर राइट टू रिकॉल की व्यवस्था लागू की जानी चाहिए, जैसी पंचायत और नगरीय निकाय में राइट टू रिकॉल की व्यवस्था है, ये हम इसमें सुझाव दे सकते हैं। बहुमत पाने के लिए जो बहुत ज्यादा जद्दोजहद होती है, खरीद फरोख्त होती है, तो उसको रोकने के लिए बहुमत की जो अनिवार्यता सरकार बनाने की, उसको समाप्त किया चाहिए। राजनीतिक दलों में बहुत ज्यादा बाढ़ आ रही है, तो राजनीतिक दलों को रोकने के लिए जो है इसके मान्यता के लिए मानदंड कठोर किए जाने चाहिए, है ना। तो इस तरह से कुछ उपयोगी सुझाव आपको देना है, प्रैक्टिकली सुझाव देना है, जो वहां पर यूज हो सके, जिससे सुधार हो सके। आप केवल कहने के लिए सुझाव नहीं देना है कि चलो आए कुछ हमें लिखने के लिए। आप सोचो कि ये व्यवस्था जो चल रही है, इसमें कैसे हम सुधार कर सकते हैं। इसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्रालय की राजकोषीय नीति निर्माण में भूमिका आपको बताना है। जो केंद्रीय वित्त मंत्रालय, उसका जो गठन है 1810 में वित्त विभाग के रूप में हुआ था, और 1947 में 15 अगस्त 1947 इसका नाम वित्त मंत्रालय कर दिया। पहले वित्त विभाग था, 1810 में स्थापित हुआ, 15 अगस्त 1947 में इसका नाम वित्त मंत्रालय कर दिया। ये दो प्रकार की नीतियां होती है, एक मौद्रिक नीति होती है, एक राजकोषीय नीति होती है। तो मौद्रिक नीति आरबीआई बनाता है, रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। राजकोषीय नीति जो है ये वित्त मंत्रालय द्वारा बनाई जाती है, तैयार की जाती है, और ये बजट से जुड़ी हुई होती है। बजट का निर्माण करके वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति बनाता है। जो बजट है वो राजकोषीय नीति का ही एक लेखपत्र माना जाता है। इसके जो मेन घटक होते हैं राजकोषीय नीति के, सार्वजनिक आय है, सार्वजनिक व्यय है, सार्वजनिक ऋण है, करारोपण है, ये जो है इसके खास घटक हैं। इनके आधार पर राजकोषीय नीति डिसाइड होती है। ये बजट में सबका प्रावधान होता है ना। बजट के माध्यम से ही जो है राजकोषीय नीति का निर्धारण वित्त मंत्रालय करता है। इसमें जो है आय की व्यवस्था करता है करों के माध्यम से, है ना। जो पुराने कर हैं उनमें वृद्धि करना है, कुछ नए कर लगाना है ना, कुछ कर में संशोधन करना है, कुछ कर समाप्त करना है ना। जैसे जीएसटी नया कर आ गया, उसमें उदाहरण दे सकते हैं। इसके अलावा
अगर अतिरिक्त खर्च की जरूरत है तो उधार लेने की व्यवस्था भी वित्त मंत्रालय द्वारा की जाती है ना। और इसके अलावा राजकोषीय घाटे को दूर करने के लिए जो है समय समय पर कुछ कदम उठाए जाते हैं, जैसे ज़्यादा टैक्सेशन को बढ़ा दिया जाता है, टैक्स का प्रभावी रूप से इनकी वसूली की जाती है ना, सार्वजनिक जो खर्च है उसको कम कर दिया जाता है, जिससे राजकोषीय घाटा कम हो जाता है। तो इस तरह की व्यवस्था जो है इसमें राजकोषीय नीति के अंतर्गत वित्त मंत्रालय करता है और उसकी भूमिका निभाता है। जनता को जो है ज़्यादा से ज़्यादा कर देने के लिए लुभाया जाता है, निवेश करने के लिए लुभाया जाता है, जिससे राजकोषीय घाटा कम हो, है ना, विकास को बढ़ावा मिले। तो ये है लोक लेखा समिति लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण का महत्वपूर्ण उपकरण है। इसमें इसकी भूमिका बताना है। लोक वित्त पर नियंत्रण में जो है लोक लेखा समिति की भूमिका क्या है वो बताना है। लोक लेखा समिति देखिए ये इसकी जो स्थापना है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुई 1921 में, इसका उल्लेख पहले भी हुआ है। 1919 अधिनियम के तहत 1921 में हुआ है और इसमें टोटल जो सदस्य होते हैं 22 सदस्य होते हैं, 15 साल। अध्यक्ष जो होता है वो विपक्ष का नेता होता है, मैंने बताया है, स्पीकर द्वारा उसका चयन किया जाता है। वर्तमान अध्यक्ष आपको बताना अधीर रंजन चौधरी। तो ये काम क्या करती है, मेन फोकस इसमें हमें इस पर करना है। इसका काम ये होता है कि ये देखती है कि जो भी व्यय हुआ है वो विधायिका द्वारा पारित किए गए विनियोजन विधेयक के अंतर्गत हुआ है कि नहीं। तो विनियोजन विधेयक जो पारित होता है उसमें डिसाइड रहता है कि किस काम के लिए कितना खर्च होगा, ये उसमें दर्शाया जाता है। किस काम में कितना खर्च करना है वो दर्शाया जाता है। तो इसमें देखा जाता है कि भाई जिस काम के लिए जो खर्च डिसाइड था उसी के अनुरूप व्यय हुआ है कि नहीं हुआ, ये इसमें देखा जाता है। और व्यय उस पदाधिकारी के तहत किया गया है जो इसके लिए अधिकृत था, जो सक्षम पदाधिकारी था उसी ने व्यय किया है कि नहीं किया है, किसी दूसरे ने तो नहीं किया है ना। और अनावश्यक व्यय तो नहीं हुआ है, फिजूल खर्ची तो नहीं हुई है, वित्तीय औचित्य के सिद्धांत का पालन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ये इसमें देखा जाता है। और ये जो है लोक लेखा समिति मुख्य रूप से सीएजी की जो रिपोर्ट होती है उसकी जांच इसके द्वारा की जाती है। इसका मेन काम है, सर इसमें नहीं लिखा है तो उसको नोट कर देना। लोक लेखा समिति जो है सीएजी द्वारा दिए गए प्रतिवेदन की जांच करती है, ये इसमें नोट करना पड़ेगा ना, सर लिखा नहीं, मिस हो गया होगा। लोक लेखा समिति सीएजी द्वारा दिए गए प्रतिवेदन की जांच करती है, ये यहाँ पर आपको लिखना है ना, सीएजी द्वारा। हाँ, तो ये है इस तरह से इसके कार्यों के संबंध में। इसके बाद थोड़ा सा इसमें दोष देखिए, जितनी भी समितियां उसमें दोष में यही रहता है कि विशेषज्ञता का अभाव पाया जाता है, क्योंकि इसमें जो सदस्य होते हैं वो सामान्यज्ञ होते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। दूसरा ये रहता है कि इसकी जो रिपोर्ट होती है उसको मानने के लिए बात नहीं, रिपोर्ट लेने में देरी भी रहती है। तो ये कुछ ऐसी विसंगतियां सभी में है ना। इसके बावजूद जो है ये जो सार्वजनिक खर्च है, जो फिजूल खर्ची है, उसको रोकने में जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, आपको बताना। समाज तथा आर्थिक विकास में स्वयं सहायता समूह की भूमिका बताना। तो पहले स्वयं सहायता समूह का थोड़ा सा अर्थ बता देंगे, फिर उसमें इसके आपको उदाहरण लिख देना है। उदाहरण जैसे एक उदाहरण इंडिया का, एक एमपी का, इस तरह से लिखा जाता है। सभी में आप जैसे कोई भी क्वेश्चन भी आता है, उदाहरण आप पूछा जाता है, तो एमपी का उदाहरण आपको आ रहा है या आप दे सकते हैं, तो एमपी का उदाहरण एक जरूर दें, एक इंडिया के संदर्भ में दें, है ना। जैसे अब एनजीओ का क्वेश्चन आता है तो एनजीओ में भी इस तरह से हम कर सकते हैं, है ना। शॉर्ट में उसका अर्थ बताना है, पूछी गई है भूमिका, लेकिन आपको डायरेक्ट भूमिका से स्टार्ट नहीं करना है, उसमें शॉर्ट में आपको अर्थ लिखना है, फिर एग्जाम्पल और उसकी भूमिका फिर आपको चार्ट में अच्छे से बता देना है। तो स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं, ये ऐसे स्वैच्छिक संगठन होते हैं, छोटे समूह होते हैं, स्वैच्छिक तथा छोटे समूह होते हैं जो विशिष्ट उद्देश्य के लिए गठित किए जाते हैं, तथा ये जो है बचतों को प्रोत्साहन दे करके सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए काम करते हैं। सामान्य जो आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति करते हैं और समाज में एक परिवर्तन लाने की दिशा में काम करते हैं। ये है। फिर इसमें उदाहरण कुटुंबश्री केरल का महिलाओं का संगठन है, ये केरल का
महिलाओं का संगठन एशिया का सबसे बड़ा संगठन बन गया है कुटुंबश्री, इसलिए मैंने इसका उल्लेख किया है। लगभग 1 करोड़ के आसपास जो है उसमें जमाए हैं, और ये अपने एमपी का है, धनलक्ष्मी बैंक। भूमिकाओं के संदर्भ में सामाजिक विकास में और आर्थिक विकास में अलग-अलग भूमिकाएं। सामाजिक विकास सबसे बड़ी भूमिका महिलाओं के क्षेत्र में, महिलाओं के विकास में, महिला सशक्तिकरण में इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, क्योंकि ये देखा गया है कि महिलाओं के जो स्वयं सहायता समूह हैं वो ज्यादा सक्रिय, वो ज्यादा सफल है ना। इसका कॉन्सेप्ट बीसी से आया है। महिलाओं में एक किटी पार्टी होती है, इसको बीसी बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि एक मंथ बाई मंथ जो है उसमें एक डिसाइड किया था कि भाई कौन अब अगले पार्टी देगा, तो उसमें कुछ कलेक्शन भी होता है ना। 1000 रुपए 2000 रुपए कलेक्शन रहता है हर महीने, जो है जहाँ पर पार्टी होती है वो महिलाएं उस महिला को 1000 रुपए 2000 वो देती हैं। फिर अगले महीने दूसरे के यहाँ पर होगी किटी पार्टी। तो इस तरह की जो है ये व्यवस्था चलती है। तो इसी का एक बड़ा रूप है स्वयं सहायता समूह, है ना। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। इसमें महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़ी भूमिका है। लोगों में जो है आत्मविश्वास की भावना जागृत करना, पारस्परिक एकता की भावना जागृत करना, जिससे राष्ट्रीय एकता का संचार इससे होता है ना। लोगों में जो है एक जागरूकता का संचार होता है, सामाजिक जागरूकता आती है, सामाजिक जो कुरीतियां हैं, अंधविश्वास है, रूढ़िवादिता है, वो कहीं ना कहीं जो है इससे दूर होती हैं। तो ये सामाजिक विकास में भूमिका हो गई। आर्थिक विकास में भूमिका में ये है कि ये उद्यमशीलता के गुणों का विकास इससे होता है, नेतृत्व की क्षमता का विकास होता है, निर्णय लेने की क्षमता का इससे विकास होता है ना। और ये कहीं ना कहीं इस गरीबी उन्मूलन रोजगार सृजन की दिशा में काम करते हैं। कुछ सरकारी कार्यक्रम स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से संचालित हो रहे हैं ना? जैसे NRLM है, NRUM है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ये 2 बड़े कार्यक्रम हैं। ये स्वयं सहायता समूह के माध्यम से संचालित हो रहे हैं। तो इनके सफल संचालन से देश में गरीबी, बेरोजगारी को दूर करने में काफी हद तक मदद मिली है। ठीक है। आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए जो है काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो बचत को प्रोत्साहन देते हैं, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा के माध्यम से मिला है। ठीक है। मध्य प्रदेश का थोड़ा सा यहाँ पर उल्लेख किया, तो पुराना जो क्वेश्चन आया था इसी तरह का, तो उसमें मध्य प्रदेश संदर्भ मिल गया। मध्य प्रदेश में करीब 40,000 से ज्यादा इस तरह के स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक नई पहल शुरू हुई है कि ये जो उचित मूल्य की दुकानें हैं वो महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। और स्कूल यूनिफॉर्म बनाने का काम भी जो है स्वयं सहायता समूह को दिया गया है ना। अभी कोरोना काल में जो है इनकी मदद ली जा रही है। कोरोना काल में जो है स्वयं सहायता समूहों को मास्क बनाने का काम दिया गया है ना। सरकार द्वारा मास्क बनाने का काम जो है स्वयं सहायता समूह को दिया गया है कोरोना काल में। तो ये आप जो है यहाँ पर एक हिंट कर सकते हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में, कोरोना का भी उसमें हिंट आ जाएगा, है ना। मध्य प्रदेश में कोरोना काल में मास्क बनाने का जो काम है स्वयं सहायता समूह को सौंपा गया है। इसके पहले स्कूल यूनिफॉर्म बनाने का काम और उचित मूल्य की दुकानों के संचालन काम भी जो है ये कर रहे हैं। मीडिया जो है लोकतंत्र का संरक्षक है, भक्षक है, इसके संबंध में बताना है ना। संरक्षक और भक्षक दोनों चीजें इसमें आपको बतानी पड़ेंगी। संरक्षक में ये है कि ये जो है जनता और सरकार के बीच संचार की कड़ी के रूप में काम करते हैं। जनता की जो मांग है उनको सरकार तक पहुंचाते हैं। सरकार की नीतियों, सरकार के कार्यक्रमों को जो है जनता तक पहुंचाते हैं ना। सरकार की जो कमजोरियां हैं, सरकार की जन विरोधी जो नीतियां हैं, उनको जो है उजागर किया जाता है इनके माध्यम से, है ना। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो ज्ञानवर्धक कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे केबीसी कार्यक्रम, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, इस तरह कार्यक्रम चल रहे हैं। एक सत्यमेव जयते आमिर खान का कार्यक्रम था, वो चलाया गया था पहले, अब नहीं चल रहा है। तो इस तरह का कुछ उदाहरण हम दे सकते हैं। कुछ ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, शिक्षाप्रद जो है, शिक्षात्मक कार्यक्रम जो है इसके द्वारा संचालित किए जा रहे हैं मीडिया के माध्यम से। इसके अलावा इसकी कुछ नकारात्मक भूमिका भी है, जिसको हम भक्षक कहते हैं, या अभिशाप, लोकतंत्र के लिए वरदान और अभिशाप, या लोकतंत्र का रक्षक या भक्षक, एक ही बात है ना। संरक्षक यानी वरदान
और भक्षक यानी अभिशाप, सकारात्मक भूमिका, नकारात्मक भूमिका, मतलब एक ही है। इसमें 2-3 चीजें हमें बताना। एक तो पेड न्यूज का बहुत ज्यादा प्रचलन रहता है, इसके चुनाव के दौरान जो है पेड न्यूज बहुत ज्यादा प्रचलित रहती है। जो न्यूज चैनल हैं, समाचार पत्र हैं, पैसे लेकर के खबर छापते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं पेड न्यूज। पे की गई न्यूज, पे करके न्यूज छापना, पैसे लेकर के जो है उनके पक्ष में खबर जो छापी जाती है या चलाई जाती है तो उसको बोलते हैं पेड न्यूज। तो ये एक बड़ा नकारात्मक पक्ष है। दूसरा, फेक न्यूज का बहुत ज्यादा प्रचलन है। पेड न्यूज, फेक न्यूज। फेक न्यूज के माध्यम से जो है ऐसी खबरें बताई जाती हैं जो लोगों को आकर्षक करें, है ना? और इससे कहीं ना कहीं जो गलत, फेक न्यूज यानी गलत न्यूज होती है, इससे कहीं ना कहीं जो है लोगों में गलत भावना आ जाती है। मॉब लिंचिंग का जो, ये जितना भी मॉब लिंचिंग के जो काम हो रहे हैं, ये फेक न्यूज की वजह से हो रहे हैं। फिर एक इसमें आता है संवेदनहीन पत्रकारिता। 3-4 वर्ड इसमें आते हैं, पेड न्यूज, फेक न्यूज, संवेदनहीन पत्रकारिता और टीआरपी बढ़ाने के लिए पत्रकारिता और पीत पत्रकारिता। ये 3-4 वर्ड इसमें मेन आते हैं जो आपको यहाँ पर लिखना है। संवेदनहीन पत्रकारिता तो मतलब यहाँ पर ये है कि ऐसी खबरें भी छापी जाती हैं जो किसी को आहत पहुंचाने वाली होती है। मतलब कोई व्यक्ति मर रहा है लेकिन ये अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए उसको जो है गलत तरीके से छाप देते हैं, है ना? और पीत पत्रकारिता का मतलब होता है कि अच्छी जो खबरें हैं, जरूरी खबरें हैं, उनको न दिखा करके सनसनीखेज खबरें दिखाना, जिससे लोग जो है ज्यादा सुनने के लिए आकर्षित हो, उसको बोलते हैं पीत पत्रकारिता। पीत पत्रकारिता ऐसी पत्रकारिता होती है जिसमें सही खबरें या अच्छी जो खबरें, जरूरी खबरें ना दिखा करके सनसनी फैलाने वाली खबरें, सनसनीखेज खबरें दिखाई जाती हैं या छापी जाती है ना? टीआरपी बढ़ाने के लिए अभी कल ही, आज शायद पेपर में पढ़ा होगा, कुछ न्यूज चैनल पर आरोप लगा है। 3 न्यूज चैनल हैं, उसमें 2 मराठी हैं, एक रिपब्लिक भारत है। उसमें आरोप लगा है कि ये जो है टीआरपी बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, पैसे देकर के इन्होंने टीआरपी बढ़ाने का काम किया है, ऐसा अभी आज ही की खबर है ये, है ना? तो इस तरह की आप इसमें लिख सकते हैं। मैंने इसमें लिखा भी है कि आज जो पत्रकारिता है उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन की जरूरत है। एक संवेदनशील पत्रकारिता की जरूरत है, आज मीडिया की जरूरत है, जो हाथरस जैसा मामला जो है उसको निष्पक्षपूर्वक जनता के समक्ष रख सके। तो ये मैंने इसमें उल्लेख किया है, नया केस है हाथरस वाला। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा विश्व की संसद है, इसकी व्याख्या करना है। तो संयुक्त राष्ट्र का गठन कब हुआ, सब जानते हैं, 24 अक्टूबर 1945 गठन हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, कितने सदस्य, ये सब इसमें आपको बताना। अब संसद जो एक्चुअली संसद इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि संसद जैसा व्यवहार करती है, संसद जैसा इसका काम है ना? जैसे संसद में बजट पास होता है और संसद जो है नीतियां विधियों का निर्माण करती है, तो वैसे ही संयुक्त राष्ट्र में जो महासभा होती है वो जो है संसद जैसा काम करती है और इसमें विश्व के ज्यादातर देशों का प्रतिनिधित्व है, इसलिए इसको विश्व की संसद कहा गया है ना? जैसे ये जो यूएनओ का बजट है उसको ये इसको स्वीकृति प्रदान करती है और सुरक्षा परिषद में जो सदस्य होते हैं उनके संबंध में ये नियुक्ति के संबंध में निर्णय लेती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है उनमें जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद से परामर्श करती है। महासचिव की नियुक्ति के लिए इसके द्वारा निर्णय लिया जाता है। अन्य जो परिषदें हैं जैसे सामाजिक आर्थिक परिषद, न्यायिक परिषद, इसमें जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति के संबंध में इसके द्वारा निर्णय लिया जाता है ना? इसके अलावा जितने भी अंग है उससे रिपोर्ट प्राप्त करने का अधिकार है। तो ये इन सब कारणों की वजह से इसको विश्व की संसद कहा जाता है, क्योंकि संसद जैसा इसका काम है। इसलिए मौलिक कर्तव्य नागरिकों के नैतिक मूल्यों के विकास में सहायक है। तो स्टार्टिंग मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं? मौलिक कर्तव्य देश के प्रति नागरिकों को सौंपे गए कर्तव्य होते हैं। इनका उल्लेख यहाँ पर मतलब आप सब जानते ही क्या क्या उसमें कहाँ पर इसका उल्लेख किया गया है। कितने मौलिक कर्तव्य? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। संविधान के भाग 4A
के अनुच्छेद 51 में इनका उल्लेख किया गया, वर्तमान में 11 हैं, इनको इसके तहत जोड़ा गया संविधान संशोधन इस तरह से। फिर आपको मेन पॉइंट में लिखना है कि क्यों इसको नैतिक मूल्यों के विकास में सहायक माना जाता है। तो नैतिक मूल्यों के सहायक विकास में सहायक में 3-4 चीजें मेन हैं। एक तो ये जो है देश के प्रति जो है एक राष्ट्र प्रेम की भावना इनसे जागृत होती है। जब इनको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई हमें देश के प्रति कुछ करना चाहिए, देश की एकता अखंडता को सुरक्षा रखने के संबंध में कहता है ना। तो देश के प्रति जो है प्रेम की भावना, देश के प्रति सुरक्षा की भावना इसके माध्यम से जागृत होती है। इसके अलावा संविधान के प्रति जो है संविधान के प्रति आदर का भाव इसके माध्यम से जागृत होता है। संविधान की हमें पालन करना है, उसका सम्मान करना है, ये भी नैतिकता की बात है। इसके अलावा देश के जो नागरिक हैं उनके बीच भाईचारे की भावना, समरसता की भावना का संचार इनके माध्यम से होता है। महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव जागृत होता है। देश की जो संस्कृति है उसकी अभिरक्षा करने के संबंध में लिखा हुआ है कि भाई अभिरक्षा करना। तो ये नैतिक विकास में सहायक है ये पॉइंट जो है ना। तो सिंपल चीजें हैं, आप मौलिक कर्तव्य को देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वही चीज यहाँ पर लिखना है। लोकपाल के वर्तमान संगठन, लोकपाल कब पास हुआ, इसमें जैसे अब अलग अलग लिखा है तो आपको पूरा लोकपाल कब पास हुआ तो वो आपको बताना है। कब इसका गठन हुआ, मार्च 2019 को गठन हुआ और 1 जनवरी 2014 को इस पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया। शायद डेट नहीं लिखी तो इसमें लिख लेना, 1 जून 2014 को इस पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया, यानी संसद ने इसको पास किया था। मार्च 2019 को इसका गठन हुआ, लोकपाल गठन हुआ। इसमें सदस्य का नाम लिखा, अध्यक्ष जो है पिनाकी चंद्र घोष हैं और 4 सदस्य न्यायिक सदस्य हैं, 4 गैर न्यायिक सदस्य। उनके नाम आपको याद रखना है, अगर नहीं हो तो एक एक दो नाम जो भी याद रहे वो आपको लिख देना है। फिर इसकी मेन जो शक्तियां हैं पॉइंट में लिखना है। शक्तियों में यह है कि ये जो केंद्र के पदाधिकारी हैं उनकी जांच इसके द्वारा की जाती है भ्रष्टाचार मामलों की। इसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्र के सभी पदाधिकारी हैं, है ना, सांसद हैं, उनके भ्रष्टाचार संबंधी मामलों की इसके द्वारा जांच की जाती है। इसको सिविल न्यायालय का दर्जा दिया गया है। कई बार मैंने क्लास में भी उल्लेख किया, इसके पहले भी उल्लेख किया, सिविल न्यायालय का दर्जा इसको दिया था जांच के संबंध में। सिविल न्यायालय का दर्जा देने का मतलब होता है कि उसको जो है गवाहों को बुलाने का अधिकार है, उनके शपथ का परीक्षण का अधिकार है, शपथ पत्रों के माध्यम से साक्ष्य प्राप्त करने का अधिकार है, किसी दस्तावेज की खोज करना, उसको प्रस्तुत करना, किसी कार्यालय न्यायालय से दस्तावेज या उसकी प्रतिलिपि प्राप्त करना, ये सिविल न्यायालय को अधिकार प्राप्त होते हैं, वो इसको भी प्राप्त है। ये कई बार हमने लिख दिया है, 4-5 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सीबीआई इससे जुड़ा हुआ, सीबीआई कोई मामला सीबीआई जांच कर रही है, लोकपाल अगर जो है किसी मामले को सीबीआई को देता है तो सीबीआई संबंधी मामलों की जांच ये कर सकता है ना। इसके अलावा स्वयं इसके द्वारा इसे स्वतः संज्ञान के माध्यम से जांच शुरू करने का अधिकार है, जो न्यायालय को नहीं होता है। न्यायालय जनरली बहुत कम करता है ऐसा। छापे मारने का अधिकार, इसको संपत्ति जब्त करने का अधिकार है ना। तो ये जो है इसके संबंध में अधिकारों का आपको की पॉइंट लिखना है। 101 संविधान संशोधन जो 2016 है, इसके बारे में आपको बताना है। इसमें 3-4 डेट दी है, वो भले ही नहीं लिखें आप, सिर्फ आपको राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की डेट लिखना है कि 101 संविधान संशोधन राष्ट्रपति ने कब पास किया, यानी संसद ने कब पास किया, राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर की, डेट वही है 8 सितंबर। 101 संविधान संशोधन अधिनियम 2016 को राष्ट्रपति द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए, संसद ने पास किया। लागू कब हुआ तो 1 जुलाई 2017। इसके माध्यम से संविधान में जीएसटी का प्रावधान किया गया, ये आपको स्टार्टिंग में लिखना है। कब पास किया गया तो एक डेट है 8 सितंबर 2016 जब संसद ने पास किया, यानी राष्ट्रपति हस्ताक्षर हुए। कब लागू हुआ तो 1 जुलाई 2017 और इसमें क्या है, जीएसटी संबंधी प्रावधान। फिर इसमें क्या हुआ, 3 तरीके से इसमें मैंने देखो लिखा है। कुछ अनुच्छेद नए जुड़े हैं, कुछ हटाए गए हैं और कुछ संशोधित किए गए, जोड़े गए, हटाए गए और संशोधित। तो जोड़े गए अनुच्छेद 246A, 269A, 279A और 366 12A ये नए जुड़े हुए हैं, तो इनका आपको एक्सप्लेन करना है। हटाए गए में 268A हटाया गया था क्योंकि इसमें सर्विस टैक्स का प्रावधान था, और अब सर्विस टैक्स चूंकि अलग टैक्स नहीं जीएसटी के अंतर्गत आ गया है तो अब इसका कोई मतलब नहीं है।
और संशोधित जो है 268 उसमें जो है दो चीजें कही गई थी, स्टाम्प तथा औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन पर उत्पाद शुल्क, ये दो उसमें टैक्स थे शुरू में। 268 में दो टैक्स थे, स्टाम्प शुल्क और औषधि तथा सौंदर्य प्रसाधन पर उत्पाद शुल्क। औषधि तथा सौंदर्य प्रसाधन पर उत्पाद शुल्क इससे खत्म कर दिया गया, कि कोई जीएसटी में आ गया, इनडायरेक्ट टैक्स है वो, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स हैं वो हट गए हैं सीमा शुल्क को छोड़कर। तो इसमें औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन पर उत्पाद शुल्क जो था वो हटा दिया गया है। अब 268 में केवल स्टाम्प शुल्क बचा हुआ है बस, ठीक है। इसके अलावा जो नए एक्ट जोड़े गए, सॉरी अनुच्छेद जोड़े गए, उसमें 246A है, उसमें जीएसटी के संबंध में विधि बनाने का अधिकार संसद राज्य विधानमंडल को दिया गया। तो 269 में आईजीएसटी के बारे में, आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी, जिसमें अंतर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य संबंधी जो वस्तुएं सेवाएं होती हैं, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में जो वस्तुएं सेवाएं आती हैं जाती हैं, उन पर कर कौन लगाएगा? केंद्र लगाएगा, केंद्र वसूलेगा, और संसद द्वारा बनाई गई विधि के अंतर्गत जीएसटी काउंसिल की सिफारिश पर वो केंद्र राज्य में वितरित कर दिया जाएगा। तो ये आईजीएसटी के बारे में है। 279 में जीएसटी काउंसिल का जिक्र किया गया। जीएसटी काउंसिल राष्ट्रपति द्वारा गठित की जाती है। इस संविधान के लागू होने के 60 दिन के अंदर जीएसटी काउंसिल राष्ट्रपति द्वारा गठित की जाएगी। इसका अध्यक्ष जो होगा केंद्रीय मंत्री होगा, और सदस्यों में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और सभी राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होंगे। ये जीएसटी संबंधी जो मामले हैं उन पर विचार करती है, उस पर निर्णय लेती है। फिर 366 12A, इसमें जीएसटी की परिभाषा दी गई, क्योंकि जीएसटी पहले था ही नहीं, परिभाषा भी नहीं थी। 366 जो आर्टिकल है उसमें ज्यादातर परिभाषाएं दी गई हैं एक साथ, तो जीएसटी की परिभाषा भी इसमें ऐड कर दी गई है। इसी संशोधन के तहत इसमें लिखा हुआ है कि एल्कोहली लिकर, यानी जो शराब में जो टैक्स लगता है उसको छोड़ करके अन्य वस्तुओं सेवाओं पर जो कर लगता है वो जीएसटी है, यानी शराब पर जीएसटी नहीं है, शराब इससे बाहर रखी गई है ना। तो इसमें उसकी परिभाषा से अलग कर दिया गया है कि एल्कोहली लिकर के प्रदाय पर जो कर लग रहा है उसके अलावा जो वस्तुएं उस पर जो टैक्स है उसको जीएसटी कहा जाएगा। ये है इसका मतलब, यानी शराब पर जीएसटी जो है नहीं लग सकता। अगर उस पर लगाना है तो संविधान में संशोधन करके इस वर्ड को हटाना पड़ेगा, ये है इसका मतलब। पेट्रोल, डीजल, जो प्राकृतिक गैस है, इस पर जीएसटी लग सकता है। जीएसटी काउंसिल अगर डिसाइड करेगी तो उस पर लग जाएगा, लेकिन शराब पर ऐसे नहीं लगेगा। शराब पर अगर लगाना है तो यहाँ पर संशोधन करना पड़ेगा, संविधान संशोधन करके ये वर्ड हटाना पड़ेगा, फिर जीएसटी उसमें लगेगी। ये है इसका अंतर खास होता है। केंद्रीय सूचना आयोग के संगठन भूमिका को बताना है। केंद्रीय सूचना आयोग जो है ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत गठित हुआ है 12 अक्टूबर। इसकी धारा 12 है, एक्चुअली 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ है। धारा 12 के तहत इसके गठन के संबंध में प्रावधान है। एक अध्यक्ष और अधिक से अधिक 10 इसमें सदस्य होते हैं। इसका वर्तमान संगठन लिखा हुआ है। मुख्य सूचना आयुक्त का नाम आपको ध्यान रखना है, बाकी का नाम अगर याद रहे तो ठीक है, ना रहे तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बिमल जुल्का इसके वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त। इसके काम में क्या है कि इस अधिनियम को लागू कराने के लिए व्यवस्था बनाना, अगर जांच के संबंध में युक्त संगत आधार हैं तो संबंधित मामले की जांच करना, लोक सूचना अधिकारी और जो अपीली अधिकारी हैं उसके खिलाफ जो उनके द्वारा जो निर्णय सुनाए जाते हैं उनकी जांच करना। अगर लोक सूचना अधिकारी ने निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराई है ना, जो भी अवधि निर्धारित है 30 दिन 48 घंटे, उस अवधि में अगर सूचना उपलब्ध नहीं कराई है या सूचना देने से मना कर दिया है या बिना कारण बताए जो है सूचना देने से मना किया है, तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ जुर्माना इसके द्वारा लगाया जाता है। जुर्माना 25,000 से 250 रुपए से लेकर के 25,000 तक जुर्माना इसमें रहता है, और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए सिफारिश कर सकता है ना। इसके अलावा पदाधिकारी जो हैं उनको सूचना के अधिकार के संबंध में प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी भी इसकी रहती है। इसके बाद राष्ट्रपति राज्यपाल की शक्तियों के मध्य अंतर बताना है ना, दोनों में शक्तियों के लेकर अंतर है। तो एक 3-4 पॉइंट इसमें खास है। एक तो क्षमादान को लेकर के अंतर है। राष्ट्रपति को क्षमादान के संबंध में व्यापक अधिकार है, आर्टिकल 72 में उसको जो है सभी प्रकार के अधिकार दिए गए हैं।
सैन्य मामलों में जो है ये अधिकार है, और मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार है। जबकि राज्यपाल को सैन्य न्यायालय जो है उनके द्वारा जो भी आदेश सुनाए जाते हैं, दंडादेश सुनाए जाते हैं, उसके मामले में राज्यपाल को अधिकार नहीं है, केवल राष्ट्रपति को है। और मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार नहीं है। बाकी सेम है, 5 तरह की शक्तियां हैं इसमें: क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन। क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रलंबन। तो मृत्युदंड को ये क्षमा नहीं कर सकता, कम कर सकता है। बाकी सभी मामलों में इसको 5 प्रकार की शक्तियां दी गई हैं जो राष्ट्रपति को दी गई हैं। ठीक है। दोहरी भूमिका, राष्ट्रपति की भूमिका एकल होती है, यानी वो संघ की कार्यपालिका का केवल प्रमुख होता है, जबकि राज्यपाल की दोहरी भूमिका, वो संघ की राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख भी है और वो केंद्र का प्रतिनिधि भी है। ठीक है। 3 शक्तियों को लेकर के तो बड़ा अंतर है, वो आपको ध्यान ही रखना। आपातकालीन शक्तियां जो राष्ट्रपति को राज्यपाल को नहीं है, कूटनीतिक शक्तियां केवल राष्ट्रपति को राज्यपाल को नहीं है, और सैन्य शक्तियां जो केवल राष्ट्रपति को राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। संयुक्त अधिवेशन के संबंध में भी हमने भी पढ़ा है, संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को राज्यपाल को नहीं है ना। और स्वविवेकी शक्तियों में राष्ट्रपति के लिए स्वविवेकी वर्ड कहीं भी संविधान में उल्लेखित नहीं है, जबकि राज्यपाल के लिए इसका उल्लेख आर्टिकल 163 में किया गया है। ये बड़ा अंतर है स्वविवेकी शक्ति को लेकर के। स्वविवेकी शक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को कोई ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है, यानी ये शक्ति इसकी संवैधानिक नहीं है, परिस्थितिजन्य है। जबकि राज्यपाल के लिए ये वर्ड आर्टिकल 163 में प्रयोग किया गया है, यानी संवैधानिक भी है और परिस्थितिजन्य भी है। तो ये अंतर है। इसके बाद राजनीतिक दल लोकतंत्र रूपी गाड़ी का इंजन है। राजनीतिक दल क्या होते हैं, 2 लाइन में उसकी परिभाषा आपको बताना है। एक आध एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं राजनीतिक दल का, यहाँ पर शायद एग्जाम्पल नहीं लिखा, उसको वहां पर एग्जाम्पल ऐड कर देना। राजनीतिक दल, उसकी परिभाषा और उदाहरण, है ना। यहाँ पर उदाहरण राजनीतिक दल का 1-2 उदाहरण लिख देना, एक मत लिखना, 2 लिखना कम से कम, तो उससे क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो आपने लिखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो बीजेपी वाला जो होगा वो नाराज हो जाएगा, या आपने बीजेपी लिखा तो कांग्रेस वाला नाराज हो जाएगा। तो 2 उदाहरण हम लिख सकते हैं, है ना। राजनीतिक दल क्या होते हैं, ऐसे स्वैच्छिक संगठन होते हैं जो एक विशिष्ट दृष्टिकोण रखते हैं और संविधान के अनुरूप निर्वाचन में भाग लेकर के देश के शासन का संचालन करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। इनकी भूमिका या कार्य के संबंध में 3-4 प्रकार की भूमिकाएं होती हैं। एक तो सरकार का गठन करके देश का शासन संचालित करते हैं। दूसरा, जो दल जिससे बहुमत नहीं मिलता है तो विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सरकार की जो गतिविधियां उन पर नजर रखते हैं। इसके अलावा जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हुए उसकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो मांगे हैं, उनको सरकार तक पहुंचाते हैं। विधायिका के सदस्य के रूप में कार्य करते हुए सरकार पर नियंत्रण रखते हैं, सरकार को जनहित में कार्य करने के लिए बाध्य करते हैं, सरकार तथा जनता के बीच संचार की कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। तो ये इस तरह से बहुत अलग अलग भूमिकाएं आपको बता देना शॉर्ट में। ठीक। वर्तमान में लोकहितवाद की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण क्या है, लोकहितवाद यहाँ पर आपको बताना है। लोकहितवाद क्या होता है ना। लोकहितवाद यानी जनहित याचिका, जब कोई नागरिक या नागरिकों का समूह किसी जनहित से जुड़े हुए मामले में न्यायपालिका का ध्यान आकर्षित करता है, तो न्यायपालिका रिट जारी करके आर्टिकल 32 या 226 के तहत रिट जारी करके उसको संतोष प्रदान करती है, या स्वतः संज्ञान के माध्यम से मामले की सुनवाई करती है। इसमें दोनों चीजें आती हैं। जनता अगर न्यायालय के पास जाए तो उस पर सुनवाई करती है, या स्वतः संज्ञान के माध्यम से करती है। तो ये स्वतः संज्ञान के माध्यम से कोई मामला न्यायालय सुनता है तो उसको भी जनहित याचिका में काउंट करते हैं। जनहित याचिका जो है यानी लोकहितवाद की जो अवधारणा है वैसे ब्रिटेन की है, और भारत में इसके लिए जो इसके विकास के लिए जाने जाते हैं PN भगवती और VR कृष्णा अय्यर। 70 के दशक के उत्तरार्ध में इसका उल्लेख, यानी 80 के दशक में मान सकते हैं। क्यों ये बढ़ रही है प्रवृत्ति इसकी प्रवृत्ति बढ़ने का एक कारण ये है कि कोई भी इसको दायर कर सकता है, यानी प्रभावित व्यक्ति हो या ना हो, दूसरा व्यक्ति भी इसको दायर कर सकता है, लेकिन जनहित का मामला होना चाहिए। जनहित के मामले में कोई भी व्यक्ति जो है ये याचिका दायर कर सकता है। दूसरा ये रहता है कि इसकी सुनवाई जल्दी होती है,
क्योंकि इसके लिए अलग से बना हुआ है, अलग से इसकी व्यवस्था है, सुनवाई जल्दी होती है, इसमें सामान्य परिस्थितियों सामान्य जो न्यायिक प्रक्रिया होती है, तो उससे कम खर्च इसमें आता है। इसमें एक प्रावधान ये भी कर दिया गया है कि अगर कोई लेटर न्यायालय के पास भेजा जाता है प्रभावित व्यक्ति द्वारा, तो उस पत्र को, उस टेलीग्राम को भी जो है जनहित याचिका के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है ना? इसका एक उदाहरण जो शाहीन बाग वाला केस था, शाहीन बाग में प्रदर्शन के दौरान एक नवजात शिशु की मृत्यु हो गई थी, तो एक 12 वर्षीय बच्ची ने सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर लिखा था। उस लेटर को जनहित याचिका मान करके सुनवाई की गई थी। तो इस तरह से जो है उसने मांग की थी कि भाई विरोध जो प्रदर्शन है उसमें नवजात शिशुओं को शामिल नहीं किया जाए। उस नवजात शिशु की ठंड की वजह से मृत्यु हो गई। शाहीन बाग में जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, तो उसमें एक नवजात शिशु बच्ची को लिए थी, वो बच्चा या बच्ची था, तो उसकी जो है ठंड की वजह से मृत्यु हो गई। तो 12 वर्ष की एक लड़की ने जो है लेटर लिखा था सुप्रीम कोर्ट को, तो उस लेटर को उसने जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया था और उस पर सुनवाई की थी। तो ऐसे मामले में उसने हस्तक्षेप किया था और रोक लगा दी। तो इस तरीके से जो है ये उदाहरण अब हम लिख सकते हैं शाहीन बाग वाला केस में। इसके अलावा इसका जो उपयोग है अपने फायदे के लिए किया जाता है ना, प्रचार प्रसार के लिए किया जाता है, किसी का किसी के प्रतिशोध के लिए, यानी बदले की भावना के लिए किया जा रहा है, इसलिए भी इसका इनका ज्यादा प्रचलन बढ़ा है। नकारात्मक रूप में, नकारात्मक तरीका है। इसको अलग अलग तरीके से इसकी आलोचना करते हैं इसको, जैसे PIL तो पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन कह देते हैं, PIL यानी पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन कह देते हैं, PIL यानी पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसकी आलोचना के तहत जो है इस तरह से इसका उल्लेख किया जाता है। तो ये हो गए सारे क्वेश्चन 6 मार्कर्स। अब हम बात कर रहे हैं 15 मार्कर्स की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संगठन, कार्य तथा शक्तियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसका गठन कब हुआ, किस अधिनियम के तहत, किस धारा के तहत हुआ, ये आपको बताना है। इसका जो गठन है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 3, इसमें धारा शायद नहीं लिखी है, धारा 3 के तहत इसका गठन हुआ 12 अक्टूबर 1993 को। और इसमें इसका संगठन कौन अध्यक्ष होता है, कौन सदस्य होता है, सब लगभग मालूम है आप लोगों को। इसमें 2019 में चेंज हुआ था, तो अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या कोई अन्य न्यायाधीश, पहले केवल सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो सकता था। 2019 में इसमें अन्य न्यायाधीश भी जोड़ा गया है। सदस्य में इसमें 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं, है ना। पूर्णकालिक सदस्य में जो है टोटल 5 सदस्य हैं, 1 + 5 + 7 ऐसा कर दिया गया है। 1 + 5 + 7, पहले 1 + 4 + 4 था, तो अब हो गया 1 + 5 + 7। तो 5 जो सदस्य होते हैं पूर्णकालिक होते हैं, इसमें सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और 3 जो है सदस्य मानवाधिकारों के जानकार, पहले 2 हुआ करते थे, 3 हो गए इसमें। और इसमें एक महिला सदस्य का होना जरूरी है। 3 में से जो मानवाधिकारों के जानकार होंगे उसमें एक महिला सदस्य होगी। ये नया प्रावधान जोड़ा गया। 7 पदेन सदस्य इसमें बताए गए हैं। 7 पदेन सदस्य, पहले 4 पदेन सदस्य, 3 और बढ़ा दिए गए हैं। 7 पदेन सदस्य में 6 आयोग हों उनके अध्यक्ष। 6 आयोग में तो कौन से, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, ये 4 पहले से ही थे। 2 और इसमें जुड़े हैं आयोग, एक तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो ये 6 आयोग इनके अध्यक्ष हो गए। और एक है दिव्यांगों के लिए मुख्य आयोग, ये जो है इसके पदेन सदस्य होते हैं 7। वर्तमान अध्यक्ष HL दत्तू हैं, पता ही आप लोगों को। कार्य इसमें बताना है, कार्यों में जो है मानवाधिकार के उल्लंघन के संबंध में जो भी केस मामले हैं, शिकायतें, उनकी जांच करता है। स्वयं भी जांच कर सकता है स्वतः संज्ञान के माध्यम से, या शिकायत होने पर जांच कर सकता है। न्यायालय में कोई मामला मानवाधिकार से जुड़ा हुआ है, लंबित है, न्यायालय के हस्तक्षेप से, न्यायालय के अनुमति से उस पर हस्तक्षेप कर सकता है। जेलों में जो बंद कैदी हैं उनका निरीक्षण के द्वारा किया जाता है, उनकी जांच की जाती है। इसके अलावा मानवाधिकार से संबंधित जो कानून है, अंतर्राष्ट्रीय कानून, उनकी समीक्षा की जाती है। संवैधानिक वैधानिक प्रावधान, उनकी समीक्षा की जाती है, उनमें सुधार के लिए सुझाव दिए जाते हैं। ऐसे मामले आतंकवाद से जुड़े, आतंकवाद तथा उससे संबंधित ऐसे मामले जो मानवाधिकारों को उल्लंघन करते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है, उनको उन पर रोक लगाने के लिए प्रयास किया जाता है, सुझाव दिए जाते हैं।
इसके अलावा मानवाधिकार से संबंधित लोगों में जागरूकता पैदा की जाती है और मानवाधिकार से संबंधित जो एनजीओ काम कर रहे हैं उनको इस दिशा में आगे प्रोत्साहन दिया जाता है। इसके अलावा अन्य काम जो मानवाधिकारों से जुड़े हुए हैं इनके लिए जरूरी है वो इसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ये प्रतिबंध राष्ट्रपति को देता है। इसकी शक्तियों के बारे में मैंने अभी बताया कि सिविल न्यायालय का दर्जा दिया जाता है। जितने भी आयोग हैं सभी को सिविल न्यायालय का दर्जा दिया गया, जिसमें 5 पॉइंट मैंने अभी बताया वही है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल न्यायालय का दर्जा इसको दिया गया है। उसमें 5 चीजें: समन, गवाहों को समन करना यानी गवाहों को बुलाना, उनको उपस्थित करना, उनके शपथ का परीक्षण करना, शपथ पत्रों के माध्यम से साक्ष्य प्राप्त करना, किसी दस्तावेज की खोज करना, उसको प्रस्तुत करना, किसी कार्यालय न्यायालय से किसी मामले का दस्तावेज या उसकी प्रति प्राप्त करना। इनको सशस्त्र जो बल हैं उनके मानवाधिकारों को उल्लंघन के मामलों की मतलब किसी पदाधिकारी ने जो सशस्त्र बल मतलब तीनों सेनाएं और अर्धसैनिक बल, इन सभी के लिए यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है सशस्त्र बल। तो सशस्त्र बल के जो पदाधिकारी उनके द्वारा जो मानवाधिकारों को उल्लंघन किया जाता है उनके मामलों की जांच भी ये कर सकता है ना। इसको अपनी जांच की प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करने का अधिकार है। इसकी जो कार्रवाई उसको न्यायिक कार्रवाई का दर्जा दिया गया है ना। इसको जो है किसी पदाधिकारी जो भी मानवाधिकार का उल्लंघन किया है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए जो है ये कानूनी कार्रवाई करने के लिए सुझाव इसके द्वारा दिया जाता है। जो भी पीड़ित है उसको जो है सरकार से ही अनुशंसा करता है कि इसको जो है कुछ राहत प्रदान की जाए। तो ये कुछ ऐसी शक्तियां हैं। इसके अलावा इसमें दोष ये है कि इसकी यहाँ जो सदस्य नियुक्त किए जाते हैं उन सदस्यों में सारे राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग होते हैं। जो समिति बनती है, जिस समिति की सिफारिश पर नियुक्तियां की जाती हैं वो नियुक्तियां एक समिति की एक राजनीतिक पृष्ठभूमि वाली समिति होती है ना। इसके अलावा इसकी जो ये एक्चुअली सलाहकारी बॉडी है। ये सभी में आयोगों में सभी में पॉइंट लिखना होता है कि सलाहकारी बॉडी होती है और इसकी सिफारिश को मानने के लिए सरकार बात नहीं है। ठीक है। इसके अलावा 1 वर्ष के पहले तक के मामले की सुनवाई कर सकती है। 1 वर्ष के बाद के जो मामले हैं उनकी सुनवाई नहीं कर सकती है। ठीक है। जांच के लिए कोई अलग से कोई तंत्र नहीं है। इसके लिए जांच सही ढंग से नहीं होती, प्रॉपर तरीके से जांच नहीं होती है ना। तो ये इस तरह से इसकी कुछ विसंगतियां, सीमाएं या दोष हैं। इसके बाद उपभोक्ता न्यायालय के त्रिस्तरीय निकायों के संगठन तथा अधिकार तक विवेचना कीजिए। उपभोक्ता न्यायालय एक्चुअली चेंज हो गया है। इसमें उपभोक्ता न्यायालय अधिनियम जो था पहले 1986 अब उसमें चेंज कर दिया गया है 2019 में। तो इसमें बहुत सारे बदलाव हो गए हैं। तो बदलाव के आधार पर मैंने ये पूरा दिया है मैटर। त्रिस्तरीय निकाय होता है ये उपभोक्ता न्यायालय का। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, इनको शॉर्ट में राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग और जिला आयोग नाम दिया गया है। इसके आर्टिकल इसमें लिखे, धाराएं लिखी हुई, धारा 53, धारा 42 और 28। इसके टेबल के माध्यम से मैंने इसको बताया हुआ है प्रॉपर तरीके से। तीनों के जो संगठन है वो टेबल के माध्यम से बताएं। जैसे राष्ट्रीय आयोग का गठन कौन करता है? केंद्र सरकार करती है, उसकी धारा मैंने बताई 53। राज्य आयोग का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है और जिला आयोग का गठन भी राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य आयोग की धारा 42 और जिला आयोग की धारा 28। संगठन के बारे में यह है कि इनकी सदस्य संख्या अधिक, न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है, अधिकतम नहीं है। तो केंद्रीय जो राष्ट्रीय आयोग है उसकी उसमें एक अध्यक्ष होगा, कम से कम 4 सदस्य होंगे। राष्ट्रीय आयोग में कम से कम 4 सदस्य और वहां पर कम से कम 2 सदस्य। अधिकतम सदस्य संख्या तीनों में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। कम से कम सदस्य संख्या होता है एक अध्यक्ष और कम से कम 4 सदस्य राष्ट्रीय आयोग में, एक अध्यक्ष कम से कम 4 सदस्य राज्य आयोग में, एक अध्यक्ष कम से कम 2 सदस्य जिला आयोग में होगा। अधिकतम सदस्य संख्या तीनों में केंद्र सरकार द्वारा डिसाइड की जाएगी। नियुक्ति कैसे होगी, त्याग पत्र किसको देंगे, कैसे हटाया जाएगा, इसके संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ये निर्धारण तीनों में केंद्र सरकार करती है। कार्यकाल, केवल कार्यकाल जो है कि राष्ट्रीय आयोग के संबंध में है। राज्य आयोग का कार्यकाल, जिला आयोग का कार्यकाल कितना होगा ये भी जो है
केंद्र सरकार द्वारा ही डिसाइड करती है। तो राष्ट्रीय आयोग में अध्यक्ष का कार्यकाल होगा 5 वर्ष 70 वर्ष जो पहले हो। राज्य आयोग का सदस्यों का राष्ट्रीय आयोग में कार्यकाल होगा 5 वर्ष या 67 वर्ष जो पहले, है ना। बाकी जो राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल है वो डिसाइड नहीं है, इसका निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। वेतन भत्तों का निर्धारण जो है राष्ट्रीय आयोग में केंद्र सरकार, राज्य आयोग में राज्य सरकार, जिला आयोग में भी राज्य सरकार करेगी। अपील के संबंध में प्रावधान देखिए, हम नीचे से ऊपर चलें तो जिला आयोग के निर्णयों के खिलाफ जो अपील है वो राज्य आयोग में होगी, उसके लिए 40 दिन का समय डिसाइड है। जिला आयोग द्वारा जो निर्णय सुनाया जाएगा उसके खिलाफ जो है अपील कहां पर होगी, राज्य आयोग में होगी 40 दिन के अंदर। राज्य आयोग द्वारा जो निर्णय सुनाया जाएगा उसके खिलाफ अपील राष्ट्रीय आयोग में होगी, उसके लिए अवधि है 30 दिन। राष्ट्रीय आयोग द्वारा जो निर्णय सुनाया जाएगा उसके खिलाफ अपील होगी सुप्रीम कोर्ट में और उसकी अवधि है 30 दिन, 40 दिन, 30 दिन, 30 दिन। ये जो है इसको डायग्राम में भी बता सकते हैं, मैंने नोट्स में समय भी बताया था, क्लास में इसको बताया था मैंने। तो ये एक अच्छा तरीका इस संगठन को इस तरीके से टेबल में लिखने का। फिर तीनों की जो अधिकारता है, अधिकार क्षेत्र है, वो तीनों का अलग अलग लिखा हुआ है। इसमें मेन जो है वो मूल्य का है, पैसे की लिमिट है जो बढ़ गई है। जैसे पहले 1 करोड़ से अधिक का था राष्ट्रीय आयोग में, अब उसको कर दिया 10 करोड़ से अधिक। राष्ट्रीय आयोग जो है ऐसे मामलों की जांच करेगा, ऐसे मामलों की सुनवाई करेगा, उनको ग्रहण करेगा जिसमें वस्तुओं का जो मूल्य है और कोई जो मुआवजा की राशि है तो उसकी जो कीमत है 10 करोड़ से अधिक होनी चाहिए, तो उसको ये ग्रहण करेगा। जो राज्य आयोग हैं उनके खिलाफ ये निर्णयों के खिलाफ सुनवाई कर अपील सुनता है। एक्चुअली ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, है ना। तो राज्य आयोग द्वारा जो निर्णय सुनाया जाएगा उसके खिलाफ अपील जो है यहाँ पर होगी। इसके अलावा इससे जुड़ी कोई केंद्रीय अभिकरण है उसके खिलाफ भी अपील होगी। इसके अलावा राज्य आयोग ने अगर अपनी अधिकारता का प्रयोग सही ढंग से नहीं किया है, विधि के अनुरूप नहीं किया है या अधिकारता के उपयोग करने में असफल रहा है, तो राष्ट्रीय आयोग हस्तक्षेप करता है और उसको निर्देश दे सकता है और संबंधित जो मामला है वो अपने पास राष्ट्रीय आयोग बुला सकता है। इसी प्रकार से राज्य आयोग के संबंध में है, राज्य आयोग के संबंध में जो लिमिट तय की गई है अधिकारता की, आर्थिक अधिकारता की, वो है 1 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ से कम। ऐसे मामलों की सुनवाई करेगा जिसमें वस्तुओं का मूल्य या मुआवजे की राशि है 1 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ से कम। ये भी वही है, जिला आयोग द्वारा दिए गए निर्णयों के खिलाफ अपील करेगा। जिला आयोग ने अगर सही ढंग से अपनी अधिकारता का प्रयोग नहीं किया है तो राज्य आयोग उसका हस्तक्षेप कर सकता है, मामले को अपने पास बुला सकता है। जिला आयोग जो है वहां ये ऐसे मामलों की सुनवाई करता है जिसमें जो है वस्तुओं का जो मूल्य है वो 1 करोड़ से कम होना चाहिए। तो 1 करोड़ से कम जिला आयोग, 1 करोड़ से अधिक 10 करोड़ से कम राज्य आयोग, 10 करोड़ से अधिक जिला आयोग। इसको भी आप ऐसे चार्ट में अलग से बना सकते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से पूरा हो जाता है। अब संघ लोक सेवा आयोग के संगठन कार्य का उल्लेख करना, इसके द्वारा जो परीक्षा प्रणाली में सुधार किए गए उसके बारे में बताना है। स्टार्टिंग वही लिखना है। इसके जो प्रावधान है संघ लोक सेवा आयोग के भाग 14 के आर्टिकल 315 में इसके तहत इसका गठन हुआ है 1950 में। फिर इसका संगठन बताना है। संगठन में 1 अध्यक्ष 10 सदस्य होते हैं। ये 10 जो सदस्य संख्या वो निश्चित नहीं है, राष्ट्रपति तय करते हैं कि सदस्य संख्या कितनी होगी। न तो राज्य आयोग में निश्चित होती है, ना ही राष्ट्रीय आयोग में निश्चित होती है। इसमें अभी वर्तमान में 1 अध्यक्ष 10 सदस्य हैं। फिर उसके नीचे सचिव होता है, फिर उप सचिव, संयुक्त सचिव होता है, परीक्षा नियंत्रक, उप परीक्षा नियंत्रक, बाकी स्टाफ होते हैं। फिर इसका संगठन लिखा हुआ है, जैसे मैंने पहले बताया कि अध्यक्ष का नाम आपको ध्यान रखना है। बाकी कुछ सदस्य जो है अगर नाम याद रहते हैं तो आपको लिख देना है। प्रदीप कुमार जोशी जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, उनको जो है अभी अगस्त में 2020 में अध्यक्ष इसका बनाया गया है। ठीक है, तो ये है 3 प्रकार के कार्यों को उसको बांटा गया। कार्यकारी है, नियामकीय, परामर्शी इसको कह सकते हैं अर्धन्यायिक। कार्यकारी कार्यों में परीक्षा का आयोजन इसका मेन काम होता है और परामर्शी यानी नियामकीय कार्यों में ये जो है पदोन्नति, स्थानांतरण, भर्ती के तरीके हैं, नियुक्ति, इनके संबंध में जो है सरकार को परामर्श प्रदान करता है। अन्य कार्य में अनुशासनात्मक, किसी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करना है,
तो उसके लिए जो है ये परामर्श प्रदान करता है और बर्खास्त करने के मामले में भी परामर्श प्रदान करता है। किसी पदाधिकारी को बिना यूपीएससी के परामर्श से बर्खास्त नहीं किया जा सकता है और उसके खिलाफ अगर अनुशासनात्मक कार्रवाई करना है तो भी यूपीएससी का परामर्श लेना होता है। कार्य वही है, लोक सेवकों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजन करना है। अगर 2 या 2 से अधिक राज्य इससे आग्रह करते हैं तो उन राज्यों के लिए यूपीएससी संयुक्त परीक्षा का आयोजन कर सकता है। कुछ मामलों में परामर्श देता है, जैसे भर्ती के तरीके हैं, नियुक्ति है, पदोन्नति है, स्थानांतरण है, इसमें जो कर्मचारी है उसके उपयुक्त, लोक सेवक की उपयुक्तता के बारे में, है ना। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा इसको सौंपे गए कार्यों के संबंध में इसके कार्यों में जो वृद्धि है आर्टिकल 321 के तहत संसद द्वारा की जा सकती है। इसके द्वारा जो सुधार किए गए हैं, इसमें जो है स्केलिंग पद्धति पहले प्री में चलती थी, जब प्री से हटा दी गई क्योंकि सब्जेक्ट हट गए हैं ना। प्री में सब्जेक्ट को हटा दिया गया है, स्केलिंग पद्धति प्री से हटा दी गई है। प्री में जो है आवाज आ रही है, पता नहीं कैसी आवाज आ रही है कहीं से, थोड़ा सा ध्यान रखें। प्री में स्केलिंग पद्धति थी, उसको हटा दिया गया है। प्री में ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसको हटा दिया गया है। प्री में सीसेट का पेपर इसमें जोड़ा गया है जो सभी के लिए समान होगा। और इसके अलावा मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक वैसे 2 हुआ करते थे, उसमें से 1 हट गया, केवल 1 वैकल्पिक वैसे बचा हुआ, 1 भी हटाने की तैयारी चल रही है ना। और एज इसमें बढ़ा दी गई, पहले 30 थी, पहले 28 थी, फिर 30 हुई, अभी 32 कर दी गई है। अटेम्प्ट बढ़ा दिए गए हैं, जनरल वालों के लिए 6 अटेम्प्ट हैं, ओबीसी के लिए 9 है, बाकी एससी एसटी के लिए अनलिमिटेड रहता है। तो ये कुछ सुधार ऐसे किए गए हैं, जो भी एग्जाम पैटर्न है उसको और आधुनिक बनाया जा रहा है ना। जो पेपर है उसमें जो है आधुनिक करंट अफेयर्स ज्यादा डाला जा रहा है ना। तकनीकी संबंधी प्रश्न ज्यादा डाले जा रहे हैं, ये हम इसमें उल्लेख कर सकते हैं। लेकिन इसमें अभी भी विसंगतियां हैं। विसंगति सबसे बड़ा, मैंने इसमें एक नीचे वो परसेंटेज भी दिया है कि हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट हैं उनकी उपेक्षा हो रही है, उनका सिलेक्शन बहुत कम है, 2% करीब अभी चल रहा है। मैंने फिगर दिए हुए हैं नीचे, आप देख सकते हैं, इधर उधर सर्च करके वो फिगर दिए हुए हैं कि 2% के आसपास हिंदी माध्यम के बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी विसंगति है। और बीच में जो है प्रश्न पत्र भी आउट हुए हैं, तो उस पर पारदर्शिता को लेकर कहीं न कहीं प्रश्न चल रहा है। साक्षरता को लेकर कोई मानदंड नहीं है। साक्षरता में प्रश्न भी कैसे भी पूछे जा रहे हैं और अंक भी कैसे दिए जा रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे दोष आपको बताना है। इसके बाद न्यायिक सक्रियता, वर्तमान उदाहरण देकर के इनको समझाना है ना। न्यायिक सक्रियता क्या है? जब कार्यपालिका विधायिका अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन नहीं करती हैं, जनता के हितों का ध्यान नहीं रखती हैं, जनता के हितों की उपेक्षा करती हैं, तो न्यायपालिका को आगे रह करके संविधान के संरक्षक के रूप में जनता के हित में काम करना होता है। तो उसको हम बोल देते हैं न्यायिक सक्रियता। जब न्यायपालिका अपने परंपरागत कार्यों से हट करके जनहित में मामलों की सुनवाई करके निर्णय सुनाती है, तो उसको बोला जाता है न्यायिक सक्रियता। यानी कार्यपालिका की निष्क्रियता की वजह से न्यायपालिका की सक्रियता बढ़ी है। अगर कार्यपालिका निष्क्रिय नहीं होती तो न्यायपालिका सक्रिय नहीं होती, है ना। उसकी सक्रियता क्यों बढ़ी? क्योंकि कार्यपालिका निष्क्रिय हो गई। कार्यपालिका ने जनता के हितों का ध्यान नहीं रखा, जनता के हितों की अवहेलना की, तो न्यायपालिका को आगे आकर के उसके हित में काम करना पड़ा। तो न्यायपालिका जब परंपरागत ढंग से काम करती है तो न्यायिक संयम उसको कहा जाता है। क्योंकि 4 चीजें हैं: न्यायिक निष्क्रियता, न्यायिक संयम, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक हस्तक्षेप। ये नीचे से ऊपर तक हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, है ना। न्यायिक निष्क्रियता, न्यायिक संयम, न्यायिक सक्रियता और न्यायिक हस्तक्षेप। न्यायिक निष्क्रियता का मतलब होता है कि जो न्यायपालिका है वो सही ढंग से निर्णय नहीं कर रही है और निर्णय में बहुत देरी हो रही है, लोगों को सही न्याय नहीं मिल रहा है, समय पर न्याय नहीं मिल रहा, तो न्यायिक निष्क्रियता हो गई। न्यायिक संयम, न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र के दायरे में रह करके, सीमाओं में रह करके निर्णय सुनाती है, तो उसको बोलते हैं न्यायिक संयम। न्यायिक सक्रियता, न्यायपालिका जब जो है अपनी परंपराओं से हट करके अपनी न्यायिक सीमाओं को लांघ करके जनता के हित में निर्णय करती है। जब न्यायपालिका परंपरा से हट करके अपनी न्यायिक सीमाओं का उल्लंघन करते हुए, न्यायिक सीमाओं का को लांघ करके संविधान के संरक्षक के रूप में जनता के हित में
मामलों की सुनवाई करके निर्णय सुनाती है, तो ऐसी अवस्था को कहा जाता है न्यायिक सक्रियता। न्यायिक हस्तक्षेप ये कब बन जाता है? जब गैर जरूरी कामों में सरकार न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करने लग जाती है। अनावश्यक कार्यों में जब न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करने लग जाती है, विधायी के कार्यों में हस्तक्षेप करने लग जाती है, तो न्यायिक हस्तक्षेप बन जाता है। तो इस तरह से 4 चीजें मैंने इसमें समझाई हैं, है ना? फिर इसके कारण क्या है? सरकार द्वारा जनता के हितों की उपेक्षा करना, जनता संविधान के अनुरूप कार्य ना करना, यानी संविधान का उल्लंघन करना, प्रशासन या शासन द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर आकर काम करना, है ना? जनहित याचिकाओं का बढ़ता दायरा, जनता द्वारा जो है बहुत ज्यादा अपने अधिकारों की मांग के लिए न्यायपालिका के पास जाना। तो ये बहुत सारे रीजन ऐसे हम बता सकते हैं। कुछ उदाहरण इसमें, नए पुराने उदाहरण, मैंने नया उदाहरण इसमें डाला है, जैसे हाथरस जो रेप एंड मर्डर केस है वो मैंने नया डाला, पुराने सब पता है आप लोगों को। हाथरस रेप एंड मर्डर जो मामला है वो, उसमें इलाहाबाद कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। ये न्यायिक सक्रियता का एकदम लेटेस्ट उदाहरण जो भी चल रहा है। हाथरस के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान के माध्यम से यूपी सरकार से जवाब मांगा, नोटिस भेजा है। अब फिर बाद में भी सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है। तो ये न्यायिक सक्रियता का एक ताजा उदाहरण है जो मैंने इसमें दिया हुआ है। बाकी तो पुराने सब पता है आप लोगों को, है ना? फिर इसका प्रभाव, इसकी सीमाएं, प्रभाव क्या होता है? कार्यपालिका की निरंकुशता को रोकने में सहायक है ना? सरकार को उसके उत्तरदायित्वों के बोध कराने में सहायक है। नागरिकों के हितों के संरक्षण, मौलिक अधिकारों का संरक्षण, संविधान का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण, जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी हितों की सुरक्षा करना है ना? जनता का न्यायालय में विश्वास कायम रखना है। सबसे बड़ी जो भूमिका है न्यायपालिका की, न्यायिक सक्रियता की, वो है कि जनता का न्यायपालिका में विश्वास आज भी कायम है। और न्यायिक सक्रियता की वजह से ही जनता में सरकार का विश्वास है, हो सकता है, लेकिन कभी भी न्यायपालिका के प्रति अविश्वास सरकार का अभी तक नहीं रहा है। सभी का विश्वास रहा है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी जाति, धर्म, वर्ग का व्यक्ति हो। ठीक है, तो ये इसका प्रभाव आपको बताना है। सीमाओं में यह है कि इसमें कहीं ना कहीं जो है, जो शक्तियों के विभाजन है उसका अतिक्रमण होता है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका के कार्य में हस्तक्षेप करने लग जाती है, शक्तियों के विभाजन में अतिक्रमण होता है। तीनों के अधिकार क्षेत्र को लेकर के टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, प्रशासनिक गतिरोध पैदा हो जाता है, जनहित याचिकाएं बहुत ज्यादा लगती हैं, तो इससे जो है न्यायपालिका के कार्यों के बोझ तले दब जाती है, जिससे सही समय पर निर्णय नहीं हो पाते हैं। ये जो है इसकी विसंगति। इसका लोक सेवा की प्रासंगिकता का उल्लेख करना है और प्रशिक्षण की आवश्यकता को बताना। 2 चीजें इसमें हैं। तो लोक सेवा क्या है वो आपको बताना है। लोक सेवा प्रशासनिक अधिकारियों एक ऐसा समूह है जो जनता द्वारा निर्मित नीतियों का, कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करती है। लोक सेवा एक ऐसा निकाय है, लोक सेवा प्रशासनिक अधिकारियों का एक ऐसा निकाय है जो सरकार द्वारा निर्मित नीतियों तथा कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन करती है ना। ये है, इसमें फाइनल की डेफिनेशन दी है, वो आप लिख सकते हैं। मैंने एक सरल डेफिनेशन आपको बताइए। फिर इसकी श्रेणियां सबको पता है। अखिल भारतीय सेवाओं में 3 है, केंद्रीय सेवाओं में 4 है, वर्ग ए, वर्ग बी, वर्ग सी, वर्ग डी। और इसमें अखिल भारतीय सेवाओं में IAS, IPS, IFS सब ये आपको पता ही है। इनकी प्रासंगिकता क्या है? एक्चुअली जो लोक सेवाएं होती हैं ये आज सरकार को चलाने में मदद करती है, मतलब इनके बिना सरकार नहीं चल सकती है ना। ये सरकार को चलाने में मदद करती हैं, सरकार के कार्यक्रम है, नीतियां उनको जनता तक पहुंचाती हैं, है ना। मंत्रियों को हेल्प करते हैं, मंत्रियों की जो संसदीय उत्तरदायित्व हैं उनका निर्वहन मंत्री इन्हीं के माध्यम से करते हैं। अगर ये हेल्प नहीं करें तो मंत्री कुछ भी नहीं कर पाए। संसद में जो प्रश्न पूछे जाते हैं मंत्रियों से उनका जवाब इनके द्वारा ही तैयार किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम इनका है। और जो भी सार्वजनिक उपक्रम है उनको इनके द्वारा संचालित किया जाता है ना। कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन करके विकास और परिवर्तन के रूप में इनकी भूमिका रहती है। केंद्र और राज्य की भी संचार की कड़ी के रूप में काम इनके द्वारा किया जाता है।
जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो सरकार को, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को परामर्श प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से जो है इनकी बहुत बड़ी भूमिका है, यानी इनके बिना जो है ना तो कोई मंत्री काम कर सकता है, ना कोई सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकती है, इसलिए ये बहुत जरूरी है। आवश्यकता के कारण क्या है? प्रशिक्षण क्यों जरूरी है? प्रशिक्षण इसलिए जरूरी है कि जो कार्मिक होते हैं, जो परीक्षाधीन होते हैं, जब सिलेक्ट होते हैं तो इनको परीक्षाधीन बोला जाता है, प्रोविजनर्स। तो इनको क्या है, कोई ज्ञान नहीं रहता है, तो इनको जो है उनको सौंपे जाने वाले कार्य के प्रति दक्ष बनाना, उनको कार्यकुशल बनाने के लिए इसकी जरूरत होती है। इसके अलावा नए कार्यों की जानकारी इनको देना, इसके माध्यम से देना होती है। उच्च भर्ती के लिए इनको योग्य बनाने की जरूरत होती है। जैसे पदोन्नति करना है तो उसके पहले इनको ट्रेनिंग दी जाती है ना? संगठन के नए वातावरण से परिचित इनको कराया जाता है, नई तकनीक से इनको परिचित कराया जाता है ना? तो ये इसकी आवश्यकता के कारण जो है इसके प्रशिक्षण के आपको बताना है। ठीक, इसके बाद नगरीय विकास। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास में नगरीय निकायों की भूमिका बताना है। तो नगरीय निकायों का गठन कैसे हुआ, उसमें 74 अमेंडमेंट का उल्लेख करना है। मध्य प्रदेश ने इसके लिए सबसे पहले अधिनियम पास हुआ, मध्य प्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम 1994। इसके तहत मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज नगरीय निकाय की व्यवस्था लागू की गई। फिर ये टेबल इसमें बनाई है मैंने, है ना? इसमें नगर निगम किस स्तर पर गठित होता है, नगर पालिका, इसमें सदस्य संख्या, टोटल संख्या कितनी 18 है, 96 है, 264 लिखी हुई है। नगर निगम कितनी जनसंख्या पर गठित होता है, नगर पालिका, नगर पंचायत कितनी जनसंख्या पर गठित होती है, लिखा 3 लाख से अधिक जनसंख्या पर नगर निगम गठित होता है, 50 लाख से अधिक 3 लाख से कम नगर पालिका, और 20 लाख से अधिक 50,000 से कम नगर पंचायत। ऐसे आप नीचे से चलेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। नगर पंचायत 20,000 से अधिक 50,000 से कम, नगर पालिका 50,000 से अधिक 3 लाख से कम, नगर निगम 3 लाख से अधिक। ये जो है जनसंख्या का आधार है। फिर मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? 642 या 246। और सदस्य संख्या कितनी होती है? 15 से 25, 15 से 40 और 40 से 70। अभी इसमें 85 हो गई है, तो इसमें 70 की जगह 85 लिख सकते हैं। इनकी भूमिका क्या होती है नगरीय निकायों की? इनकी भूमिका के संदर्भ में देखिए, नगरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास इनके द्वारा किया जाता है ना? उसमें सड़क है, पानी है, बिजली है ना? सड़क, सार्वजनिक सड़कों का निर्माण, उनका रखरखाव, उनका संख्याकरण, उनकी संख्याकरण किया। संख्याकरण मतलब उनका नाम दिया जाता है, भाई एमजी रोड, जैसे कहते हैं ना, एमजी रोड है, आरएनटी मार्ग है, तो ये नामकरण कौन करता है? नगर निगम का, नगरीय निकाय करते हैं, है ना? तो सार्वजनिक सड़कों का निर्माण, उनका रखरखाव, संख्याकरण करना, नगरों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, सार्वजनिक सफाई की व्यवस्था करना, स्वच्छता की व्यवस्था करना, प्रकाश की व्यवस्था करना, है ना? सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाना, पुस्तकालय, स्विमिंग पूल का निर्माण करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, शिक्षा का प्रबंध करना, ठीक है? और नगरों का सौंदर्यीकरण करना, मास्टर प्लान तैयार करना। तो ये इस तरह से आपको बताना है। और इसमें कुछ उदाहरण आपको देना। स्वच्छता के मामले में इंदौर जो चौथी बार देश में नंबर 1 आया है, ये नगरीय निकायों की भूमिका का परिणाम है। ये कहीं न कहीं आप इसको एंड करना पड़ेगा, बड़ी बात है। नगरीय निकायों की भूमिका में ही आती है। और नगरों और नगर भी जो है इसमें आगे आए हैं, उनका नाम आगे आया है। इनकी आलोचना ये है कि सबसे बड़ी जो समस्या आती है, वो वित्त की समस्या आती है ना? वित्तीय मामलों में जो है ये कमज़ोर रहते हैं कि काम बहुत ज़्यादा है और खर्चे बहुत हैं, उनको स्रोत कम दिए गए हैं, वित्तीय स्रोत, तो वित्तीय जैसे कि कमज़ोर है ये। इसके अलावा जो नगरीय निकाय के प्रतिनिधि हैं और नौकरशाह हैं, प्रशासनिक अधिकारी, उनके बीच तालमेल का अभाव पाया जाता है। ज़्यादातर झगड़े चलते रहते हैं। जैसे नगर निगम आयुक्त हो गया, ये प्रशासनिक अधिकारी है, और महापौर, इन दोनों के बीच तालमेल का अभाव, क्योंकि नगर निगम आयुक्त जो है बहुत बड़ा पदाधिकारी होता है, आईएएस पदाधिकारी नॉर्मली होता है। महापौर जो है ये नेता है ना? और ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो इनमें वैचारिक मतभेद चलता रहता है। इसके बाद दलगत राजनीति यहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि दलीय आधार पर चुनाव होते हैं, तो इसमें भेदभाव भी होता है। राज्य सरकार जो है धन के आवंटन में
भेदभाव करती है, राजनीतिक आधार पर भेदभाव किया जाता है, जनता का सहयोग भी नहीं मिल पाता है, जनता समय पर टैक्स नहीं भरती है, तो इससे जो है वित्तीय दृष्टि से इनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है ना? और बहुत सारी जनता नगरों में आके रहने लग जाती है, लेकिन टैक्स जो है उनको पूरा नहीं मिल पाता है, संसाधन सभी के लिए जो है ये देते हैं, संसाधनों का यूज़ सभी करते हैं, लेकिन सभी लोग टैक्स अदा नहीं करते हैं। तो इससे जो है इनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा नगरों में जो है लूट-पाट है ना? सड़क दुर्घटनाएँ हैं, रेप के केस हैं, इस तरह की और गंदी बस्तियों का निर्माण है ना? तो इस तरह की समस्याएँ भी इनको रहती हैं, उनका सामना भी करना पड़ता है। तो ये आपको इस तरह से मैंने पूरा पेपर डिस्कशन मैंने कर दिया है।